अध्याय 680 सितारों का पुत्र। चूंकि मास्टर वांग हाओ को यह एंजल क्लास युद्धपोत पसंद है, तो मैं, सोराका, इसे उन्हें मुफ्त में देने का फैसला कर सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मास्टर को ये पसंद आएगा, सोराका ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना मांगे की गई दयालुता कभी भी अच्छी बात नहीं होती। इसके अलावा वांग हाओ को कभी भी दूसरों द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं आया। कहावत है, जो दूसरे का खाना खाता है वो उससे बंधा हुआ है, और जो दूसरे का पैसा लेता है वो उससे बंधा हुआ है, इसलिए सस्ते सौदों के लिए लालची न होना ही बेहतर है। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं मुफ्त में कुछ नहीं ले सकता। मैं इस युद्धपोत की कीमत अपने द्वारा तैयार की गई गोलियों से चुकाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या गिल्ड का नेता उन्हें स्वीकार करेगा। ये सुनकर कि वांग हाओ कर्ज चुकाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, सोराका के चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, चूंकि आप जिद कर रहे हैं, स्वामी, मैं आपको स्टार मर्चेंट गिल्ड की सर्वोच्च सदस्यता कार्ड जारी करने का निर्णय लेता हूँ। भविष्य में जब भी आप हमारे स्टार मर्चेंट गिल्ड से खरीदारी करेंगे, आपको 50% तक की छूट मिलेगी। छूट के बाद इस एंजल युद्धपोत की कीमत 250 ट्रिलियन स्टार कॉइन होगी। पुकारना। वांग हाओ ने राहत की सांस ली। यह महिला सचमुच उदार थी। उसने हाथ के इशारे से उसे 250 ट्रिलियन स्टार कॉइन दे दिए। वह वाकई असाधारण थी। इससे ये भी पता चलता है कि झोंगक्सिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पृष्ठभूमि असाधारण है और इसकी नींव बेहद मजबूत है। ठीक है, क्या गिल्ड लीडर को मज्जा शुद्धिकरण गोली के बारे में पता है? और बदले में इस गोली की कीमत कितनी होगी? सोराका बेहद खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक ऐसी दिव्य गोली है जो उम्र बढ़ा सकती है और अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकती है। कैसा रहेगा अगर यह कम गुणवत्ता वाली 9 सितारा गोली हो, तो 100 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां, मध्यम गुणवत्ता वाली 9 सितारा गोली के लिए 10 और उच्च गुणवत्ता वाली 9 सितारा गोली के लिए 1 गोली ही काफ़ी होगी। वांग हाओ ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस कीमत पर प्रत्येक निम्न श्रेणी की 9 सितारा गोली के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन स्टार सिक्के खर्च होंगे। ये बाजार मूल्य से कहीं अधिक महंगा है। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने सफ़ेद चीनी मिट्टी की 2 बोतलें निकालीं। उनमें से एक में 9 सितारा श्रेष्ठ श्रेणी की 10 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां थीं और दूसरे में एक शीर्ष श्रेणी की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली थी। ये 10 उच्च श्रेणी की 9 सितारा मज्जा शुद्धिकरण गोलियां और एक शीर्ष श्रेणी की 9 सितारा मज्जा शुद्धिकरण गोली हैं। ये एंजल युद्धपोत के लिए मेरा भुगतान है। मैं गिल्ड लीडर से युद्धपोत के ऊर्जा भंडार को पुनः भरने में मदद करने का भी अनुरोध करता हूँ। मैं तुरंत रवाना होने के लिए तैयार हूँ। मास्टर वांग हाओ, आपने तो हद ही कर दी, मेरी मांग से 100 गुना ज्यादा। ये तो हद से ज्यादा है। मुझे तो बस एक 9 सितारा श्रेष्ठ श्रेणी की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली चाहिए। कृपया बाकी गोलियां वापस ले लीजिए, मास्टर। सोराका थोड़ी हैरान थी, उसे लगा कि कहीं वांग हाओ ने उसकी बात गलत तो नहीं सुनी। शिष्टता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये गोलियां तो बस मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैं, वांग हाओ, एक बार देने के बाद कभी कोई चीज़ वापस नहीं मांगता। इन्हें बिना किसी चिंता के स्वीकार कर लीजिए। इरेलिया भी स्तब्ध रह गई, उसकी खूबसूरत आंखें लगातार झपक रही थीं, उसका चेहरा बुखार से लाल हो गया था। अरे बाप रे, ये कमीना सच में इतना अमीर है, और वो भी कीमियागर। मैंने तो सिर्फ फार्मासिस्टों के बारे में सुना है। कीमियागर आखिर होता क्या है? सोराका उस कमीने के साथ इतनी नरमी से पेश आ रही है, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आमतौर पर सोराका मुझसे तो थोड़ा कम अच्छा बर्ताव करती है, जितना उस कमीने से करती है। ये तो हद ही हो गई। उद्धरण चिन्ह। तो आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर वांग हाओ। वैसे, मास्टर वांग हाओ, हमारा व्यापारी संघ पूरे अल्फा ब्रह्मांड में काम करता है। हम न केवल अपनी मानव जाति के साथ व्यापार करते हैं, बल्कि उन शक्तिशाली जातियों के साथ भी व्यापार करते हैं जिनके मनुष्यों के साथ अच्छे संबंध हैं। युद्धपोतों की बिक्री के अलावा
हम कई तरह के अन्य व्यापार भी करते हैं। क्या मास्टर वांग हाओ को रसायन शास्त्र के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता है? शायद हमारा स्टार मर्चेंट गिल्ड आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके। सोराका ने चीनी मिट्टी की दोनों बोतलों को अपनी स्पेशल रिंग में रख दिया। ये सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन वह मिंगशिंग और वांग हाओ के साथ अपने दूसरे सौदे की योजना बना रही थी। इतनी कुशल कारोबारी शख्सियत के साथ उसके लिए मुनाफा न कमाना नामुमकिन था। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आ गया। मुझे शोध के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के बीजों या जीवित औषधीय जड़ी बूटियों के एक बैच की आवश्यकता है। क्या आपका व्यापारी संघ ये प्रदान कर सकता है? वांग हाओ का विचार वास्तव में उन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को स्थानांतरित करना था जिनकी उसे आवश्यकता थी, जो कि एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थित एक छोटे से द्वीप पर स्थित हैं। बिल्कुल, जब तक ग्राहक को ज़रूरत है, हमारा स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। हमारे स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे अल्फा ब्रह्मांड के लगभग सभी शीर्ष मानव रसायन शास्त्रियों और रसायन शास्त्रियों के साथ सहयोग किया है, इसलिए हमारे पास आनुवंशिक सामग्री और आध्यात्मिक औषधि सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला है। मास्टर वांग हाओ, आप मेरे कार्यालय क्यों नहीं आते? वहाँ एक क्रिस्टल मस्तिष्क है जो हमारे स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी संसाधनों को रिकॉर्ड करता है। मास्टर वांग हाओ अपनी ज़रूरतों के अनुसार चुन सकते हैं। अरे वाह, आपने तो सब कुछ सोच लिया है। ठीक है, हम आपके तरीके से ही करेंगे। 5 मिनट बाद सोराका के नेतृत्व में वांग हाओ स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल में दाखिल हुए। सोराका का कार्यालय पूरी इमारत की शीर्ष 20 मंजिलों पर स्थित है, जिसका एक कारण उसकी निजता सुनिश्चित करना है और दूसरा कारण स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को सुरक्षित रखना है। तथाकथित स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे बड़ा व्यावसायिक रहस्य वास्तव में एक सुपर क्रिस्टल ब्रेन है। ये क्रिस्टल कंप्यूटर पूरी इमारत की 16 मंजिलों में फैला हुआ था और इसका आकार 10 शीर्ष श्रेणी के ड्रेडनोट श्रेणी के रून युद्धपोतों से भी बड़ा था। सन ऑफ द स्टॉस नामक ये कंप्यूटर स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभी व्यावसायिक जानकारी और उसके सभी ग्राहकों के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। कल्पना कीजिए कि अल्फा यूनिवर्स में होने वाले सभी व्यावसायिक लेनदेन डेटा के साथ साथ हर दिन जुड़ने वाले लगभग 100 अरब नए ग्राहकों से प्राप्त भारी मात्रा में डेटा को एकत्रित करने के लिए इस क्रिस्टल ब्रेन को कितनी शक्तिशाली कंप्यूटिंग और भंडारण क्षमताओं की आवश्यकता होगी। ऐसा कहा जाता है कि सितारों का पुत्र नामक ये सुपर कंप्यूटर 150 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें आज तक कोई खराबी या रुकावट नहीं आई है। बेशक, सबसे ऊपरी 20वीं मंजिल पर पूरे स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे कड़े सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं। इस स्टार चाइल्ड क्रिस्टल ब्रेन की सुरक्षा का जिम्मा 9वें स्तर के 3 विशेषज्ञों द्वारा संभाला जाता है। इस सुपरकंप्यूटर की सुरक्षा करने के अलावा उनका मुख्य कर्तव्य किसी अजेय शत्रु की स्थिति में स्टार चाइल्ड को पूरी तरह से नष्ट करना भी है, ताकि इसे प्रतिस्पर्धियों या शत्रुओं द्वारा प्राप्त होने से रोका जा सके। झोंगक्सिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग की शीर्ष 20 मंजिलों तक जाने वाली निजी लिफ्ट का प्रभारी एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके सिर पर पूरे चांदी जैसे बाल थे, हल्की दाढ़ी थी और वह अस्त व्यस्त दिख रहा था। पहली नज़र में ये बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठे किसी बूढ़े भिखारी से अलग नहीं लग रहा था। हालांकि वांग हाओ द्वारा सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि यह साधारण दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में 9वें स्तर का एक विशेषज्ञ था। जब बूढ़े व्यक्ति ने लिफ्ट का शाफ्ट खोला और पहली बार वांग हाओ को देखा तो वह भी चौंक गया। बहन जिंग, ये बच्चा कौन है? भाई जू, इस समय पूरे स्टाररी स्काई सोसाइटी में सबसे अधिक मांग वाला युवा प्रतिभापात्र मास्टर वांग हाओ हैं। अल्फा ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र के मानव रसायनज्ञ। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी, उसकी धुंधली बूढ़ी आंखें अचानक ऐसे चमक उठी मानो किसी ने बल्ब जला दिया हो। सचमुच, वह प्रभावशाली हैं, उनका व्यक्तित्व असाधारण है और वह एक होनहार युवक हैं। बुजुर्ग सज्जन भी बहुत ही विवेकशील हैं। हम दोनों एक जैसे हैं। भाई जू, मुझे मास्टर वांग हाओ को अपने कार्यालय में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए ले जाना है।
क्या आप कृपया ये संदेश अन्य 2 भाइयों को दे देंगे? सोराका ने विनम्रता से कहा। 0 बीक्यूक स्टॉप्ड। अध्याय 681 सोराका का रहस्य। सीधे लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल पर जाएं। सोराका ने वांग हाओ को 18 चौकियों से गुजारने के बाद आखिरकार अपने कार्यालय में प्रवेश कराया। 300,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस विशाल कार्यालय में कदम रखते ही वांग हाओ को वास्तविक विलासिता का अर्थ समझ में आया। पूरा कार्यालय बेहद आलीशान ढंग से सजाया गया था। फर्श पर बिछी कालीन भी दुर्लभ तारा जीव की खाल से बनी थी। हर सजावट और फर्नीचर पवित्र श्रेणी की सामग्री से निर्मित था। यहाँ तक कि फर्श की टाइलें भी बहते हुए बैंगनी सुनहरे तांबे की थीं, जिसका प्रत्येक ग्राम 10 लाख तारा सिक्कों से भी अधिक मूल्यवान था। पूरी छत और जमीन के बीच की ऊंचाई का अंतर लगभग 100 मीटर है, मानो कोई विशाल लोहे का बर्तन उल्टा लटका हो। पूरी छत ब्रह्मांड जैसी लगती है, मानो अंधेरे रंग की पृष्ठभूमि में तारों का एक अंतहीन सागर फैला हो। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि ऊपर के तारे टिमटिमा रहे थे, न केवल चमक रहे थे बल्कि हल्की सी तारामयी चमक भी बिखेर रहे थे। जब तारों के प्रकाश की यह मंद शक्ति उत्सर्जित होती है, तो आम लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होता है। हालांकि तारा में आकाश तकनीक का अभ्यास करने वाला वांग हाओ इस बात के प्रति बहुत संवेदनशील है। उस विशाल कार्यालय में केंद्र में केवल एक ही स्थान था, जिसका व्यास 100 मीटर था, जहां एक विशाल गोल मेज और ठोस लकड़ी की बेंचों का एक घेरा रखा गया था। आसपास का पूरा इलाका घनी तरह से पैक किए गए कंप्यूटर केसों से भरा हुआ है, जो किताबों की अलमारियों की पंक्तियों की तरह दिखते हैं। यही स्टार चिल्ड्रन का मुख्य डेटाबेस है। ऊपर आकाश में टिमटिमाते तारे वास्तव में संपूर्ण अल्फा ब्रह्मांड का तारामंडल मानचित्र हैं। सोराका अपनी इच्छानुसार कोई भी तारा चुन सकता है। जिस तारामंडल में वह तारा स्थित है, उस तारामंडल के सभी व्यावसायिक डेटा को केंद्रीय गोल मेज पर तैरते हुए विशाल प्रोजेक्टर द्वारा सीधे प्रदर्शित किया जा सकता है। मास्टर वांग हाओ, उस जगह पर बहुत सारे लोग और बहुत सारी निगाहें थीं, और कुछ निजी बातें थीं जिन्हें मैं प्रकट नहीं कर सकता था। अब यहाँ बहुत सुरक्षित है। पूरे कार्यालय में एक प्राचीन सुरक्षा कवच बनाया गया है, और हमारी बातचीत इस सुरक्षा कवच द्वारा गुप्त रखी जाएगी। कोई भी हमारी बातें नहीं सुन पाएगा। वांग हाओ ने सोराका की इतनी सावधानी बरतने के लिए उसकी आलोचना नहीं की, लेकिन वह उसके बारे में काफी उत्सुक था। मास्टर वांग हाओ, क्या आपने भी तारों की शक्ति का अभ्यास किया है? सोराका की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। कुछ देर सोचने के बाद वांग हाओ ने बोलने का फैसला किया। बिल्कुल सही। अगर मेरी इंद्रियां सही हैं, सोराका अध्यक्ष, तो आपने भी तारों की शक्ति का अभ्यास किया है ना? वांग हाओ ने कहा। सोराका ने सिर हिलाया। जी हाँ, 150 साल पहले मैं गलती से एक प्राचीन तारा वंश के खंडहरों में पहुंच गया था, और इस तरह मुझे तारा वंश की विरासत, तारों की शक्ति प्राप्त करने की साधना विधि, और साथ ही तारा वंश की विरासत का एक मनका भी प्राप्त हुआ। यानी ये तारा वंश का बच्चा, जो क्रिस्टल मस्तिष्क का मुख्य ढांचा आप देख रहे हैं, वह तो बस एक छलावा है। तारा वंश का असली बच्चा तो वास्तव में यह मुट्ठी भर आकार का मनका है। सोराका ने ऊपर के सबसे चमकीले तारे की ओर इशारा करते हुए कहा। वांग हाओ ने ध्यान से देखा, और इस बार उसे एहसास हुआ कि वास्तव में यही मनका था जो हल्की तारामयी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। सोराका ने आगे कहा, स्टार क्लैन की तकनीकों का अभ्यास करके मैं 20 साल से भी कम समय में संत स्तर की विशेषज्ञ बन गई। साथ ही स्टॉस के बच्चे की कृपा से मुझे उन खजानों तक पहुंच मिली जिन्हें स्टार क्लैन ने प्राचीन काल में अल्फा ब्रह्मांड के विभिन्न एकांत स्थानों में छिपा रखा था। इन्हीं खजानों की खुदाई करके मैंने स्टार मर्चेंट गिल्ड की स्थापना के लिए पर्याप्त धन जुटाया। वांग हाओ को ये रहस्य बताने के पीछे कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। वांग हाओ को नहीं लगता कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह सुंदर है, या शायद इसका कारण यह है कि वह सबसे कम उम्र के कीमियागर हैं। इसी वजह से बेहद धनी चेयरमैन सोराका ने उसकी ओर ध्यान दिया और यहाँ तक कि उसके रहस्य भी उजागर कर दिए। वांग हाओ के संदेह को भांपते हुए सोराका ने अपनी बात जारी रखी। मास्टर वांग हाओ, चिंता मत कीजिए।
मैं आपको अपना रहस्य बिना किसी स्वार्थ के बता रहा हूँ। मैं अपने सबसे बड़े रहस्य के बारे में इतना खुलकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक बड़ा सौदा करना चाहता हूँ। और अपना रहस्य प्रकट करने का उद्देश्य आपकी चिंताओं को दूर करना है। ओह, वांग हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे कुछ रुचि दिखाई दी। ये किस तरह का सौदा है? सोराका ने ऊपर स्थित एक लाल ग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा। इस ग्रह को चेंजू तारा कहा जाता है, वह स्थान जहां ताराकुल ने प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य दफनाए थे, और साथ ही वह ग्रह भी जिसमें ताराकुल का सबसे बड़ा अनछुआ खजाना छिपा है। मेरा विचार है कि मैं मास्टर वांग हाओ को इस ग्रह का साथ में अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करूं। वांग हाओ ने भौहें चढ़ा ली। आपने मुझे क्यों चुना? अल्फा ब्रह्मांड में असाधारण शक्ति वाले अनगिनत शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद हैं, और वांग हाओ का मानना है कि उसकी शक्ति उन अनुभवी संत स्तरीय विशेषज्ञों से बहुत अधिक नहीं है। यदि दूसरा पक्ष कोई ऐसा तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे पाता जो उसे संतुष्ट कर सके, तो वांग हाओ को संदेह होगा कि कहीं उसके साथ कोई चाल तो नहीं चल रही है। सोराका को शायद पहले से ही अंदाजा था कि वांग हाओ ऐसा सवाल पूछेगा, क्योंकि यह ग्रह बाहरी युद्ध क्षेत्र में स्थित है और संयोगवश सुपर फोर्ट्रेस के अधिकार क्षेत्र में आता है। केवल स्टार सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली 30,000 टीमें ही सुपर फोर्ट्रेस के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। वर्तमान में अल्फा ब्रह्मांड में मौजूद सभी टेरान टीमों में से जो सुपर फोर्ट्रेस के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हैं, उनमें से केवल नंबर 1 रैंक वाली टीम, सम्राट टीम, और आपकी गैलेक्सी टीम ही 2 टीमें हैं। डेनोल तारामंडल के शाही वंश के कुलीन राजकुमारों से निपटने की तुलना में मैं मास्टर वांग हाओ के साथ बातचीत करना कहीं अधिक पसंद करता हूँ, जो मेरी ही तरह एक आम नागरिक हैं। ये सुनकर वांग हाओ को आखिरकार पूरी कहानी समझ आ गई। पता चला कि एंजल युद्धपोत मूल रूप से सम्राट की टीम के राजकुमार के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में बनाया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक बड़े व्यापारिक सौदे का हिस्सा था और उपहार केवल एक बहाना था। अब जबकि सोराका अपने साथी को वांग हाओ के रूप में बदलने की तैयारी कर रही है, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया है कि वह एंजल क्लास युद्धपोत महामहिम को देती है या नहीं। सोराका की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने के अलावा वांग हाओ को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सोराका की उसके प्रति समझ थी। ये समझना महत्वपूर्ण है कि वांग हाओ केवल आधे दिन से भी कम समय के लिए एओलिया ग्रह पर था, इसलिए उनके लिए इतने कम समय में उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी एकत्र करना असंभव था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वांग हाओ और सोराका की मुलाकात से पहले की बात है। सोराका ने वांग हाओ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इससे वांग हाओ राष्ट्रपति सोराका के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखने लगे। स्टार क्लैन के खजाने की खोज करना शायद इतना आसान नहीं है ना? इसके अलावा हमारी गैलेक्सी टीम सबसे निचले पायदान पर है। नंबर 1 सम्राट टीम की तुलना में आपने मुझे क्यों चुना? मुझे आपके इस तर्क पर विश्वास नहीं है कि हमारी पृष्ठभूमि एक जैसी होने के कारण हम आसानी से संवाद कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सोराका ने वांग हाओ के सवाल का जवाब दिया। सबसे पहले तो सम्राट की टीम के सभी लोग अहंकारी और घमंडी हैं और मैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा, सम्राट टीम का एक मजबूत इतिहास है। उनके साथ सहयोग करना किसी बाघ से उसकी खाल के लिए सौदा करने जैसा है। यह आसानी से एक ऐसी स्थिति में समाप्त हो सकता है जहां दोनों पक्षों को नुकसान हो और मुझे बदले में एक पैसा भी न मिले। F23 स्टॉप्ड अध्याय 682 सोराका का उद्देश्य। तीसरा, भले ही गैलेक्सी टीम सबसे निचले पायदान पर हो, लेकिन मास्टर वांग हाओ अकेले ही काफी हैं। मैं गैलेक्सी टीम में शामिल होने का रास्ता खोजूंगा और मैं मास्टर वांग हाओ के साथ चेंजू स्टार की खोज के लिए 2 भरोसेमंद साथियों को भी साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे 2 विश्वसनीय साथी और मैं दोनों 9वें रैंक के शिखर पर हैं और हम स्टार पावर रैंकिंग में शीर्ष 1000 में भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हमारी सुरक्षा के बारे में चिंता न करें, मास्टर वांग हाओ। वांग हाओ को सोराका की बातों पर संदेह था। हालांकि एक जानकारी ने वांग हाओ को कुछ हद तक आश्वस्त किया।
सोराका का उसके और टीम गैलेक्टिक के बारे में ज्ञान अभी तक उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। कम से कम कई चीजें साधारण आंकड़ों के माध्यम से नहीं समझी जा सकती थीं। कम से कम टीम गैलेक्सी की ताकत अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। वापस लौटने पर मुझे इस मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा। सच कहूं तो एक मिशन के दौरान एक खतरनाक स्थिति का सामना करने के कारण मैं अनजाने में इस तारामंडल में आ गया। मुझे जल्द से जल्द हीरो सिटी वापस जाना होगा ताकि गैलेक्टिक टीम में मेरे साथी मेरे बारे में चिंता न करें। सोराका ने थोड़ी निराशा दिखाई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आई। तो हम मास्टर वांग हाओ की इच्छा के अनुसार ही करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मास्टर वांग हाओ इसे गुप्त रखेंगे और किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताएंगे, ताकि मुझे अंतहीन परेशानी न हो। सोराका ने इसे बहुत ही चतुराई से व्यक्त किया। वांग हाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं किसी और को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। वाह, तो मैं मास्टर वांग हाओ से यह काम करवा दूंगा। वैसे मास्टर वांग हाओ, क्या आपको किसी औषधीय जड़ी बूटी के बीज चाहिए? बस अपनी हथेली इस प्रकाश के गोले पर रखें और अपनी ज़रूरत के बारे में सोचें, और आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी और कीमतें प्रोजेक्शन पर दिखाई देंगी। अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। निर्देशों का पालन करते हुए वांग हाओ ने अपनी दाहिनी हथेली को अपने सामने तैरते हुए सफ़ेद प्रकाश के गोले पर रख दिया। मैं मेपल के पत्तों के बारे में सोच रहा था। निश्चित रूप से उनके दिमाग में तुरंत मेपल लीफ घास की तस्वीरें और जानकारी उभर आई, साथ ही इसी तरह की औषधीय जड़ी बूटियों और उसी प्रकार की जड़ी बूटियों की एक सूची भी। वांग हाओ के मन में जो दृश्य उभर रहा था, वही दृश्य उसके सामने भी प्रदर्शित हो गया। वांग हाओ की इच्छा शक्ति से वह अपनी इच्छानुसार सभी वस्तुओं को प्रदर्शित कर सकता था। वांग हाओ को लगा कि एक एक करके चीजों का चयन करना समय की भारी बर्बादी है। अंततः वांग हाओ ने दक्षता में सुधार करने का एक तरीका निकाला। उसने छंटनी की प्रक्रिया का उपयोग करके अपने पास मौजूद सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को हटा दिया और स्टार मर्चेंट गिल्ड के पास मौजूद अन्य सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीजों का एक हिस्सा खरीद लिया। परिपक्व औषधीय जड़ी बूटियों की तुलना में इन जड़ी बूटियों के बीज काफ़ी सस्ते होते हैं। उदाहरण के लिए 100 साल पुरानी 7 स्टार ग्रास को ही ले लीजिए। इसकी कीमत 100,000 स्टार कॉइन तक हो सकती है, जबकि इसके बीजों का एक पैकेट 10 स्टार कॉइन से भी कम का होता है। बीजों के एक पैकेट में लगभग 100 से 1000 ग्राम बीज होते हैं। सीधे औषधि खरीदने की तुलना में बीज खरीदना कहीं अधिक सस्ता है। इसलिए अगर वांग हाओ ने इससे पहले कभी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी का बीज नहीं देखा होता, तो वह इसे बिना देखे ही खरीद लेता। 1 घंटे बाद वांग हाओ ने विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के 100,000 बीज और 50,000 पौधे खरीदे, कुल मिलाकर 3 मिलियन स्टार कॉइन से भी कम खर्च किए। ये तो अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। इसके अतिरिक्त वांग हाओ ने 4 पेशेवर बागवानी रोबोट और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरक भी खरीदे, जिन्हें पैक करके एंजल युद्धपोत के कार्गो होल्ड में ले जाया गया। इसके अलावा वांग हाओ ने कुछ संत स्तरीय और शीर्ष स्तरीय सामग्रियां भी खरीदी, साथ ही प्राचीन काल से चली आ रही कुछ बहुमूल्य सामग्रियों जैसे कि रून डेटा, अमृत डेटा और हथियार शोधन डेटा की फोटोकॉपी भी खरीदी। व्यस्त कार्यक्रम के कारण वांग हाओ के पास चयन प्रक्रिया जारी रखने का समय नहीं था। अंतरिक्ष यान को तैयार होने और सारा सामान लोड करने में लगभग 10 घंटे लग गए। वांग हाओ एओलिया से एंजल युद्धपोत को लेकर भागने के लिए बेताब था। एंजल क्लास युद्धपोत को एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए जहाज की आंतरिक ड्राइविंग प्रणाली को विशेष रूप से संशोधित किया गया है और सभी कार्यों को रोबोट या स्वचालित प्रोग्राम द्वारा पूरा किया जा सकता है। अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष यान ने गति पकड़नी शुरू कर दी और महज 1 घंटे में 1000 प्रकाश वर्ष की अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। इतनी भयानक गति का क्या अर्थ है?
ये प्रकाश की गति से 1000 गुना अधिक गति के बराबर है। वास्तविक ब्रह्मांड में कोई भी अंतरिक्ष यान इतनी भयावह गति तक नहीं पहुंच सकता, केवल वही अंतरिक्ष यान इतना शक्तिशाली हो सकता है जिसने सबस्पेस इंजन प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर ली हो। क्योंकि ब्रह्मांड विभिन्न ग्रहों, तारों, उल्कापिंडों और अन्य खगोलीय पिंडों से भरा हुआ है, इसलिए बिना किसी बाधा के सीधा रास्ता खोजना लगभग असंभव है। यह उपब्रह्मांड पूरी तरह से खाली और शून्य ब्रह्मांड है। सकारात्मक ब्रह्मांड और अंधकार में ब्रह्मांड के बीच का एक अंतर है। क्योंकि उपब्रह्मांड में लगभग कोई तारे नहीं है, इसलिए किसी तारे से टकराने का कोई खतरा नहीं है, चाहे आप अंदर कितनी भी तेज गति से यात्रा करें। ठीक इसी सिद्धांत के आधार पर उपब्रह्मांडीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लैस इंजन प्रकाश की गति से कहीं अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अल्फा ब्रह्मांड की वर्तमान युद्धपोत प्रौद्योगिकी बेहद पिछड़ी हुई है, यहाँ तक कि प्राचीन काल के तकनीकी स्तर से भी बहुत पीछे है। ये यात्रा की गति बहुत धीमी है। आसपास के तारामंडलों में कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं है जो सीधे सुपर किले के आसपास के क्षेत्र तक ले जाए। अंतरिक्ष यान की छलांगें यादृच्छिक छलांगों और निर्देशित छलांगों में विभाजित होती हैं। दिशात्मक छलांग लगाने के लिए आमतौर पर सटीक स्थानिक निर्देशांक, नेविगेशन स्टार टावर और सटीक तारा मानचित्रों की आवश्यकता होती है। ये तीनों तत्व अपरिहार्य हैं। इसके अलावा जंप रूट, ओरिएंटेशन और जंप टर्मिनेशन पॉइंट की सटीक गणना करना भी आवश्यक है। अन्यथा 1 सेकंड की त्रुटि से कई आकाशगंगाओं में विचलन हो सकता है। इसलिए जब तक दूरी बहुत अधिक न हो या कोई निश्चित अंतरतारकीय मार्ग न हो, अधिकांश अंतरिक्ष यान छोटी अंतरतारकीय यात्राओं के लिए सीधी रेखा में यात्रा करना ही पसंद करेंगे। इओनिया ग्रह के निकट स्थित तारामंडल, क्योटिक तारामंडल और वॉचर तारामंडल सागर के बीच के अंतराल में स्थित है। यह क्षेत्र दूर तक अंतरिक्ष का एक खाली इलाका है और एक अंतरिक्ष यान महीनों या वर्षों तक बिना किसी ग्रह को देखे यात्रा कर सकता है। अब पूरे एंजल युद्धपोत में केवल वांग हाओ ही एक इंसान के रूप में बचा है, जो अकेले ही तारों के अनंत और विशाल सागर का सामना करते हुए एक अकेली अंतरतारकीय यात्रा पर है। इससे अंतहीन निराशा और अंतहीन अकेलेपन की भावना उत्पन्न होगी। सौभाग्य से मेरे साथ डेमन स्पिरिट और लिटिल गोल्ड थे जो मेरा साथ दे रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, अन्यथा ये लंबी और उबाऊ अंतरतारकीय यात्रा बेहद थकाऊ होती। अंतरिक्ष यान की यात्रा के 5वें दिन वांग हाओ को इंजन में बदलाव करने की तीव्र इच्छा हुई। अब दानव आत्मा ने पूरी तरह से एंजल पर कब्जा कर लिया है और लिटिल गोल्ड आधिकारिक तौर पर पूरे युद्धपोत की नई आत्मा बन गई है। शैतानी आत्मा की मदद से लिटिल गोल्ड ने एंजल पर मौजूद मूल बुद्धिमान ड्राइविंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। F-23 स्टॉप्ड अध्याय 683 जहाज में अजीबोगरीब संशोधन। इस एंजल क्लास युद्धपोत का प्रोटोटाइप फिगर कंपनी द्वारा निर्मित ड्रेडनोट क्लास रून युद्धपोत है। ड्रेडनोट श्रेणी के युद्धपोत लगभग फिगर कंपनी की पहचान बन गए हैं और अंतरिक्ष यान का यह एकल मॉडल कई मायनों में अभूतपूर्व है। संपूर्ण गैलेक्टिक फेडरेशन में एकमात्र बड़े पैमाने पर निर्मित रून युद्धपोत, अल्फा ब्रह्मांड का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत, बड़े पैमाने पर उत्पादित युद्धपोत। यह एकमात्र इंजन तकनीक है जो प्राचीन रून तकनीक का उपयोग करती है। हालांकि फिगर कंपनी पूरे अल्फा यूनिवर्स में शीर्ष 100 कंपनियों में भी शामिल होने के योग्य नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा पूरे अल्फा यूनिवर्स में केवल इस एक ड्रेडनोट श्रेणी के युद्धपोत के कारण गूंजती है जिसने इतनी शानदार सफलता हासिल की है। जब आकाशगंगा का जिक्र होता है तो कई शक्तिशाली जातियों को शायद ये भी पता न हो कि गैलेक्टिक फेडरेशन क्या है, लेकिन वे फिगर कंपनी और ड्रेडनोट श्रेणी के युद्धपोतों के बारे में निश्चित रूप से जानते होंगे। हालांकि सच कहें तो भले ही मनुष्य वंश और साधना प्रतिभा के मामले में अधिकांश शक्तिशाली जातियों की तरह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली न हों, लेकिन जब वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की बात आती है तो मनुष्य निस्संदेह पूरे अल्फा ब्रह्मांड में नंबर 1 हैं। चाहे वह जीन प्रौद्योगिकी हो, युद्धपोत प्रौद्योगिकी हो या रून प्रौद्योगिकी हो, मानवता निस्संदेह पूरे अल्फा ब्रह्मांड में उभरता हुआ सितारा है। देर से ही सही, अज्ञानी और निर्भीक,
मानवता की इसी निडर भावना के कारण, जो आगे बढ़ने का साहस रखती है और निरंतर प्रगति के लिए प्रयासरत रहती है, अल्फा ब्रह्मांड में ड्रेडनोट श्रेणी के युद्धपोतों जैसी कई अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियां लोकप्रिय हो गई हैं। इस एंजल क्लास युद्धपोत पर तथाकथित रून तकनीक का अधिकांश हिस्सा महज एक दिखावा है। पूरे युद्धपोत का मूल भाग अभी भी एक पारंपरिक क्वांटम इंजन का उपयोग करता है, और इंजन पर लागू की गई तथाकथित रून तकनीक वास्तव में कुछ निम्न स्तरीय शीतलन रूनों की नक्काशी मात्र है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि इंजन में इन प्रतीकों को जोड़ने से वास्तव में बिजली उत्पादन में 30% की कमी आई। इस युद्धपोत के इंजन को डिजाइन करने वाला व्यक्ति या तो पागल था या फिर एक ढोंगी धोखेबाज। राक्षस आत्मा द्वारा प्राप्त किए गए संपूर्ण अंतरिक्ष यान के ब्लूप्रिंट का उपयोग करते हुए वांग हाउ ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बदौलत अंतरिक्ष यान के डिजाइन में तुरंत कई खामियों को देखा। वांग हाउ के स्वयं के विचार के अनुसार, यदि इंजन की रून शीतलन प्रणाली में सुधार किया जा सके तो ये बिजली उत्पादन को कम से कम 30% तक बढ़ा सकता है और ऊर्जा हानि को 10% से अधिक कम कर सकता है। इंजन के धातु आवरण को मजबूत करने के लिए प्रबलित रून सरणी का उपयोग करके विद्युत भट्टी के अंदर का तापमान और भी बढ़ाया जा सकता है। पावर फनेस के अंदर तापमान बढ़ने से इंजन की प्रतिक्रिया अधिक सटीक होती है और वेक्टर थ्रस्ट अधिक मजबूत होता है। वांग हाउ की योजना के अनुसार, यदि संशोधन पूरा हो जाता है तो बिजली भट्टी अपनी वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता को कम से कम दोगुना करने में सक्षम होगी। ये चिप को ओवरक्लॉक करने के समान है। यदि सैद्धांतिक रूप से चिप के सहन करने योग्य ऑपरेटिंग तापमान को जितना संभव हो उतना बढ़ाया जा सके, तो चिप की ऑपरेटिंग दक्षता उसकी रेटेड ऑपरेटिंग दक्षता से कहीं अधिक होगी। इंजन में सबसे महत्वपूर्ण विद्युत आपूर्ति इकाई विद्युत भट्टी है। यदि विद्युत भट्टी की उत्पादन क्षमता दोगुनी हो जाए और साथ ही रून शीतलन प्रणाली में सुधार किया जाए तो इंजन की उत्पादन क्षमता कम से कम 6 गुना बढ़ाई जा सकती है। युद्धपोत की गति के संदर्भ में ये लगभग 2 गुना वृद्धि है। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 3 महीने की मूल हवाई यात्रा को घटाकर 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में पूरा किया जा सकता है। जल्द ही जैसे जैसे संशोधन योजना का प्रारंभिक स्वरूप धीरे धीरे उनके मन में आकार लेने लगा, वांग हाउ के मन में संशोधन के लिए एक व्यापक खाका धीरे धीरे तैयार हो गया। अपने मन में संशोधन की पूरी प्रक्रिया और विवरणों पर विचार करने के बाद वांग हाउ ने इंजन को संशोधित करने के लिए उपकरण तैयार करना शुरू कर दिया। इंजन के इंजन बंद होने के बाद भी युद्धपोत जड़त्व के कारण सीधी रेखा में आगे बढ़ता रहा। युद्धपोत का पिछला हिस्सा, इंजन का हिस्सा और विद्युत डिब्बा एक सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, जो पूरे अंतरिक्ष यान के लगभग 1/5वें हिस्से को घेरते हैं। केवल इंजन कंपार्टमेंट ही 8000 मीटर लंबा, 3500 मीटर चौड़ा और 2000 मीटर ऊंचा है। वह विशालकाय इंजन आकार में एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बराबर था, जो वास्तव में एक शानदार दृश्य था। विशालकाय इंजन की तुलना में वांग हाउ का आकार हुड पर लगे बोल्ट से भी कहीं छोटा था। इंजन संशोधन प्रक्रिया को गति देने के लिए वांग हाउ ने अपने तीनों क्लोनों को बुलाया। तीनों क्लोन एक साथ विशाल आकार में विकसित हो जाते हैं और 1600 मीटर ऊंचे 3 दैत्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, ताकि इंजन के सुरक्षात्मक कवच और पावर कंपार्टमेंट कनेक्शन को अलग करने में मदद मिल सके, साथ ही कुछ भारी शारीरिक श्रम भी किया जा सके। वांग हाउ का असली रूप 1000 मीटर लंबा दैत्य है, जो एक सच्चे ड्रैगन से परिवर्तित हुआ है और मुख्य रूप से रनिक सरणियों को अंकित करने और विशिष्ट संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। एक्स-रे दृष्टि की सहायता से, साथ ही परिवहनकर्ता के रूप में कार्य करने वाले 3 क्लोनों और अलग किए गए हिस्सों और प्रत्येक बोल्ट को सावधानीपूर्वक क्रमांकित करने और स्थापना क्रम को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार दानव आत्मा की मदद से। इसके बाद वांग हाउ नवीनीकरण प्रक्रिया की देखरेख पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। माइक्रोचिप से छेड़छाड़ करने की तुलना में इंजन को संशोधित करना कहीं अधिक आसान है, सिवाय इसके कि इसे खोलना और लगाना अधिक जटिल होता है। ये नाखून के आकार की एक चिप को सैकड़ों अरबों सर्किटों के साथ सोल्डर करने से कहीं अधिक सरल है। कहावत के अनुसार महान कौशल दिखावटी प्रतीत होता है,
और सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। वांग हाओ के लिए कला के किसी भी टुकड़े को संशोधित करने का आनंद अनंत है। किसी चिप में बदलाव करने से पहले वांग हाओ बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मानसिक रूप से पूरी बदलाव योजना का खाका तैयार कर लेते थे। इंजन में किए गए इस संशोधन पर भी यही बात लागू होती है। अपने दिमाग में संशोधन योजना का पूरा खाका होने के कारण वांग हाओ को पहली बार इंजन को संशोधित करने की प्रक्रिया से बहुत अधिक अपरिचित महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना कदम उठाने से बहुत पहले ही मैंने तो इंजन में होने वाले हजारों बदलावों की मानसिक रूप से कल्पना ही कर ली है। इसलिए इंजन को वास्तव में अलग करने में लगभग कोई कठिनाई नहीं हुई और अंतर्निहित रून सरणी को उकेरना शुरू करते समय अपरिचितता का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इंजन की ऊष्मारोधी परत धातु की मिश्र धातु से बनी होती है, जो पतली होने के बावजूद बेहद कठोर और ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। यह ऊष्मारोधी परत इंजन के बाहरी हिस्से में दहन कक्ष और विद्युत डिब्बे से परत दर परत मजबूती से जुड़ी होती है, जिसकी कुल संख्या 100,000 से अधिक होती है और ऊष्मारोधी परत की प्रत्येक परत बाल के बराबर पतली होती है। ऊष्मा इंसुलेशन परत के कारण ही इंजन कक्ष के अंदर की ऊष्मा पूरी तरह से उसी में समाहित रहती है और बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पूरा इंजन कक्ष पिघलने से बच जाता है। ये डिज़ाइन वर्तमान में पूरे अल्फा ब्रह्मांड में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली तकनीक है। एक सामान्य युद्धपोत को बहुत प्रभावशाली माना जाएगा यदि उसमें ऊष्मा इंसुलेशन की 10,000 परतें हों, लेकिन इस एंजल में 100,000 से अधिक परतें हैं। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि फिगर कंपनी की तकनीक बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि परतदार इंसुलेशन का ये डिज़ाइन इंजन को प्रभावी ढंग से इंसुलेट तो करता है, लेकिन यह इंजन की दक्षता के एक महत्वपूर्ण हिस्से का त्याग भी करता है और इंजन के शीतलन तंत्र पर भारी बोझ डालता है। इससे न केवल कूलिंग सिस्टम की ऊर्जा खपत बढ़ती है, बल्कि कुल पावर आउटपुट में भी कमी आती है। वांग हाओ की राय में इस इंसुलेशन परत का स्तरित डिज़ाइन बिल्कुल बेकार है। इसलिए वांग हाओ ने नवीनीकरण में अपना पहला कदम इस सबसे बेकार इंसुलेशन परत से शुरू करने का उठाया। 0B³ स्टॉप्ड अध्याय 684 कड़ी मेहनत का फल मिलता है। वांग हाओ ने सबसे पहले ऊष्मा इंसुलेशन की पूरी परत को हटा दिया, जिससे इंजन का केवल धातु का आंतरिक आवरण ही बचा रहा। फिर वांग हाओ ने भीतरी खोल के बाहरी हिस्से पर बुनियादी प्रतीकों की एक श्रृंखला उकेरना शुरू कर दिया। अंतर्निहित रून सरणी मुख्य रूप से संपूर्ण आंतरिक आवरण की रक्षा करने, सुदृढ़ीकरण, दरार प्रतिरोध और धातु की थकान के प्रति प्रतिरोध प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा चरण ये था कि वांग हाओ ने संत श्रेणी की सामग्री एजोर रेडियंट स्टोन का एक ढेर निकाला, उसे एजोर ड्रैगन कड़ाही में पिघलाया और सावधानीपूर्वक इंजन के आंतरिक खोल की सतह को उससे ढक दिया, जिससे एक सुरक्षात्मक कवच बन गया जो एक टिड्डे के पंख जितना पतला था। इसके बाद वांग हाओ ने अभी भी घिस रहे नीले पत्थर के सुरक्षात्मक कवच पर मंत्रों की दूसरी परत उकेरी। सुदृढ़ीकरण मंत्रों के अलावा मुख्य मंत्रों की संरचना में शीतलन के लिए बर्फ के मंत्र भी शामिल थे। पवित्र श्रेणी की सामग्री एजोर रेडियंट स्टोन में पहले से ही अत्यधिक ताप प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से शीतलन के लिए बर्फ के प्रतीकों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि इंजन की उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए वांग हाओ ने एहतियात के तौर पर शीतलन प्रतीक चिन्हों की एक सरणी उत्कीर्ण की। इसके बाद सुरक्षा के लिए सियान ऑब्सिडियन की एक और परत लगाएं और फिर से रून सरणी को उकेरें। ये प्रक्रिया चक्रीय तरीके से जारी रही और 39 सुरक्षात्मक परतें पूरी करने के बाद नवीनीकरण के पहले चरण के प्रभाव पहले से ही आकार लेने लगे थे। फिर वांग हाओ ने और भी अधिक आमूलचूल परिवर्तन करने शुरू कर दिए। संशोधन के इस चरण के लिए वांग हाओ सीधे दहन कक्ष में चले गए। पहले चरण की विधि का ही उपयोग करते हुए संपूर्ण दहन कक्ष पर पवित्र श्रेणी की सामग्री ग्लेस्ड गोल्ड रिफाइंड कॉपर की 9 परतें चढ़ाई गईं। ये पवित्र श्रेणी की सामग्री एजोर स्टोन से अधिक ताप प्रतिरोधी और अधिक लचीली है, जो इसे दीर्घकालिक उच्च तापमान दहन के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। इसी प्रकार
9 परतों वाली चमकदार सोने की परत चढ़ी तांबे की सतह पर भी संबंधित रून सरनी उकेरी गई है, जो मुख्य रूप से भट्टी को मजबूत करने, भट्टी के तापमान को बढ़ाने और प्रतिक्रिया की गति और दक्षता में सुधार करने का काम करती है। इसके बाद वांग हाउ ने बिजली भट्टी में छेद करना जारी रखा, जो कि 9 परतों वाले चमकदार सोने और परिष्कृत तांबे से ढकी हुई थी, लेकिन उत्कीर्ण रून सरनी और भी अधिक उन्नत थी। पावर फनेस के अंदर मौजूद रून सरनी को देखते हुए वांग हाउ ने गोल्डन ड्रैगन इंजन के डिजाइन का संदर्भ लिया। सुदृढ़ीकरण के अलावा उन्होंने एक उत्प्रेरक रून सरनी भी जोड़ी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली रून सरनी है जो अभिक्रिया की दक्षता को सैकड़ों या हजारों गुना बढ़ा सकती है, फिर भी यह स्वयं किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपभोग नहीं करती। ये वास्तव में असाधारण है। इसके बाद वांग हाओ वापस दहन कक्ष में गया। उसने बिजली भट्टी की तरह ही संशोधन किए और फिर कुछ और भी चौंकाने वाला काम किया। इसका अर्थ है विनाश की ज्वाला की एक छोटी सी चिंगारी को दहन कक्ष के केंद्र में सील कर देना। पवित्र श्रेणी की सामग्रियों और मंत्रों की सरनी की सुरक्षा के कारण ही वांग हाओ इस तरह के असाधारण सुधार करने में सक्षम था। यह विचार वांग हाओ द्वारा अंतिम समय में किया गया बदलाव था और इसे उनके द्वारा पहले से तैयार की गई समग्र परिवर्तन योजना में कभी शामिल नहीं किया गया था। वांग हाओ ने डिजाइन में 17 बदलाव किए, जिन्हें उन्होंने या तो तात्कालिक रूप से या अपनी भावनाओं के आधार पर किया। इंजन के 3 मुख्य घटकों में संशोधन पूरा होने के बाद वांग हाओ अब अंतिम चरण के रूप में इंजन की समग्र शीतलन प्रणाली का एक बड़ा ओवरहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले उसने शीतलन प्रणाली के सभी घटकों को अलग कर दिया। फिर वांग हाओ ने एजो ड्रैगन कड़ाही निकाली और उसमें बड़ी मात्रा में 9 सितारा सामग्री को कीट के कवच के साथ मिलाकर एक मिश्रित तरल तैयार किया। मूल शीतलन प्रणाली की संरचना के आधार पर उसने पूरी तरह से एक नई शीतलन प्रणाली का निर्माण किया। संत स्तरीय सामग्रियों का उपयोग न करने का कारण पूरी तरह से परिश्रम और मितव्ययिता के पारंपरिक गुण से प्रेरित था। शीतलन प्रणाली के लिए साधारण सामग्रियां ही पर्याप्त थीं और वांग हाओ द्वारा 9 सितारा सामग्रियों का अभूतपूर्व उपयोग पहले से ही फिजूल खर्ची माना जाता था। एंजल जहाज का शीतलन तंत्र मूल रूप से 5 सितारा सामग्रियों से बना था। इसकी तुलना में वांग हाओ द्वारा शीतलन तंत्र बनाने के लिए 9 सितारा सामग्रियों का उपयोग करना मात्र धन की बर्बादी थी। हालांकि सर्वश्रेष्ठ सुधार की तलाश में वांग हाओ ने इस बार पूरी जान लगा दी है। इंजन संशोधनों में उपयोग की गई सेंट ग्रेड सामग्री का मूल्य ही हजारों ड्रेडनॉट श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने के लिए पर्याप्त है। इसका कोई और उपाय नहीं है। इंजन बहुत बड़ा है। इसे पेंट करने के लिए भी लाखों बैरल की जरूरत पड़ेगी। इंजन में बदलाव की पूरी प्रक्रिया 5 दिन और 5 रातों तक चली। जब आखिरी बोल्ट भी कस दिया गया, तब वांग हाओ ने आखिरकार चैन की सांस ली। अपना पूरा किया हुआ काम देखकर वांग हाओ बहुत संतुष्ट थे। मेहनत रंग लाए, आखिरकार काम पूरा हो गया। लेकिन अभी हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। शाओ जिन, इंजन को गर्म करो, आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ कप्तान। भनभनाहट। इंजन से भीषण ताप की लहर फूट पड़ी और उस शक्तिशाली गर्म हवा ने इंजन के अंदर के हिस्से को गर्म करना शुरू कर दिया। इंजन को हर बार चालू करने से पहले उसे पहले से गर्म करने की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि अत्यधिक तापीय विस्तार और संकुचन के कारण तापमान में अचानक और तेजी से वृद्धि होने से इंजन की आंतरिक दीवारों में दरार पड़ने से रोका जा सके। 5 मिनट तक प्रीहीटिंग के बाद इंजन के अंदर का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। फिर शियाओ जिन के संचालन में इंजन ने इग्निशन प्रक्रिया पूरी की। बूम बूम बूम, एक भीषण गर्जना के साथ इंजन चालू हो गया। युद्धपोत के पिछले हिस्से में लगे 16 विशालकाय थ्रस्टर्स ने लगभग एक साथ आग की लंबी लंबी लपटें उगलना शुरू कर दिया। उस क्षण निकली लपटों से उत्पन्न बल इतना था कि वह आसानी से एक पहाड़ को नष्ट कर सकता था या समुद्र के एक बड़े हिस्से को पल भर में भाप बना सकता था। 30 सेकंड बाद परीक्षण डेटा से पता चला कि इंजन के सभी पैरामीटर सामान्य थे। संशोधित इंजन केसिंग का तापमान मूल डिजाइन की तुलना में 99.99% कम है। ईंधन दहन दक्षता में 300% का सुधार हुआ है
और इंजन का थ्रस्ट 450% तक बढ़ गया है। युद्धपोत की रफ्तार बढ़ने के साथ ही उसकी गति भी तेज हो गई। 1000 प्रकाश वर्ष की गति तक पहुंचने में मूल रूप से निर्धारित समय से 85% कम समय लगा और युद्धपोत की गति उसके बाद लगातार बढ़ती रही। प्रत्येक इंजन से प्राप्त रियल टाइम डेटा को भी समकालिक रूप से वापस भेजा जा रहा है। सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि इंजन के सभी मापदंड मूल इंजन डिजाइन की तुलना में बेहतर हैं। महज 1 घंटे बाद युद्धपोत को 3000 प्रकाश वर्ष की गति तक त्वरित किया गया, जो कि वांग हाउ द्वारा मूल रूप से डिजाइन की गई उच्चतम गति थी। हालांकि ऐसा लगता है कि संशोधन बहुत ही सुचारू रूप से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक गति प्रारंभिक योजना से भी अधिक हो गई। अंततः 5 घंटे के त्वरण के बाद युद्धपोत की अधिकतम गति 4800 प्रकाश वर्ष पर स्थिर हो गई। उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर 5000 प्रकाश वर्ष की गति की बाधा को पार कर लिया। हालांकि सुरक्षा कारणों से वांग हाउ ने शियाओ जिन की गति को 4500 से 4800 प्रकाश वर्ष के बीच बनाए रखा। इस गति पर इंजन के प्रदर्शन के सभी संकेतक सुरक्षित सीमा से नीचे हैं, जिससे यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। वांग हाउ द्वारा किए गए संशोधनों के बाद इंजन लगभग 15 दिनों तक सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा करती रही। वॉचर्स सी में एक निगरानी बुर्ज से गुजरते समय युद्धपोत के सार्वजनिक चैनल पर अचानक अलार्म बज उठा। मास्टर, कुछ गड़बड़ है। दुश्मन हमारे युद्धपोत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे 12 बजे की दिशा में 12 प्रकाश वर्ष दूर तैनात हैं और उन्होंने 3 अवरोधक जाल बिछा रखे हैं। सुपर किले तक पहुंचने का यही एकमात्र अंतरतारकीय मार्ग है। F-23 स्टॉप्ड अध्याय 685 प्रेम में प्रतिद्वंद्वी। विस्तृत क्षेत्र रडार स्कैन सक्रिय करें। दुश्मन की विस्तृत खुफिया जानकारी प्राप्त करें। हाँ मास्टर। शाओ जिन के प्रयासों की बदौलत 100 प्रकाश वर्ष के दायरे में मौजूद सभी दुश्मन जहाज़ों की खुफिया जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई। कुल 7 शत्रु युद्धपोत पहुंचे और उन्होंने पूरे क्षुद्रग्रह बेल्ट में एकमात्र अंतरतारकीय मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए 3 टॉर्पीडो लाइनें तैनात कर दीं। अन्य दिशाओं से नाकाबंदी को पार करने के लिए क्षुद्रग्रह पेटी में प्रवेश करने का जोखिम उठाना पड़ता है। जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, कोई भी क्षुद्रग्रह क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने को तैयार नहीं होगा। सबसे पहले क्षुद्रग्रह पेटी में दिखने में स्थिर उल्कापिंड वास्तव में बहुत तेज गति से चल रहे हैं। युद्धपोत की गति के साथ मिलकर यदि दोनों टकराते हैं तो उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा भयावह होगी। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नोवेल नेटवर्क। समय बिताने के लिए बढ़िया .com बहुत उपयोगी। सुरक्षात्मक कवच होने के बावजूद ये संभव है कि कवच की ऊर्जा समाप्त होने से पहले ये क्षुद्रग्रह पेटी से बाहर न निकल पाए और अंततः किनारे पर अटक जाए। दूसरे, क्षुद्रग्रह पेटियों में अक्सर दुश्मन के और भी जहाज, किलेबंदी या जाल छिपे होते हैं। जल्दबाजी में उनमें प्रवेश करने से केवल शीघ्र मृत्यु ही प्राप्त होगी। लगता है वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कौन मुझसे पंगा लेना चाहेगा। वांग हाउ ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई ऐसा दुश्मन याद नहीं आया जो उसे निशाना बनाने के लिए इतनी हद तक जाए। सामने से आ रहे 7 खतरनाक युद्धपोतों को देखकर और रडार स्कैनिंग से यह पता चलने के बाद कि वे सेना के मानक युद्धपोत थे, वांग हाउ और भी अधिक हैरान हो गया। क्या सच में सेना के वे लोग इतने साधन संपन्न हो सकते हैं? उन्हें मेरे अचानक गायब होने और इतने कम समय में इतने दूरस्थ तारामंडल में मेरी उपस्थिति के बारे में कैसे पता चला? ये कौन हो सकता है? वांग हाउ जब गहरी सोच में डूबे हुए थे, तभी एंजल जहाज पर सार्वजनिक चैनल फिर से बज उठा, लेकिन इस बार यह शियाओ जिन नहीं, बल्कि दुश्मन युद्धपोत का कमांडर था। बच्चे, अभी इंजन बंद करो, सभी हथियार प्रणालियों को निष्क्रिय करो और तुम्हारे पास आत्मसमर्पण करने के लिए 3 मिनट का समय है। अन्यथा तुम और तुम्हारा युद्धपोत ब्रह्मांड के कचरे का ढेर बन जाओगे। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। उस परिचित आवाज को सुनकर वांग हाउ को अचानक एहसास हुआ, अरे तो ये मेजर जनरल फ्रांसिस हैं, वही जिन्हें नकाबपोश लड़की ने इमारत से नीचे फेंक दिया था।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो जिंदा हैं। वांग हाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और हल्के से मनोरंजन के भाव से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। लगता है वो लड़का मुझे प्यार में अपना प्रतिद्वंदी समझता है। वांग हाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वैसे देखा जाए तो उसे उस नकाबपोश लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अरे दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है। अगर तुम मुझे प्यार में अपना प्रतिद्वंदी समझते हो तो तुम मुझे सरासर धोखा दे रहे हो। मुझे उस नकाबपोश लड़की में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम इस बात पर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें तलवारें और बंदूकें लहराने, युद्धपोत और तोपें चलाने जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? वांग हाओ की व्याख्या से दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। अरे बदमाश, नाटक करना बंद करो। मिस इरेलिया को तुम्हारे जैसे मीठी मीठी बातें करने वाले कायर नहीं जीत सकते। मिस इरेलिया मुझ जैसे महान नायक की प्रशंसक हैं। बच्चे, मीठी मीठी बातें करने की जरूरत नहीं। ये जनरल तुम्हारी मीठी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उल्टी गिनती में 60 सेकंड बचे हैं। अगर तुमने मेरी बात मानकर इंजन और सभी हथियार बंद नहीं किए तो समय खत्म होते ही मैं गोलीबारी शुरू कर दूंगा। फ्रांसिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धिक्कार है, ये तो बहुत ही बेरहमी है। वांग हाओ ने माथे पर शिकन डाली। जिस युद्धपोत को उन्होंने इतनी मेहनत से संशोधित किया था उसे यूं ही नष्ट नहीं किया जा सकता था। उसके पास एक और जहाज में बदलाव करने के लिए 5 दिन और बिताने का समय नहीं है। शाओ जिन, क्या इस अंतरिक्ष यान की हथियार प्रणाली उन 7 युद्धपोतों का मुकाबला कर सकती है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए मनोरंजन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एंजल युद्धपोत ने अपने हथियार तंत्र में केवल एक रेलगन, 4 1500 कैलिबर की तोपें और 250 कैलिबर की स्वचालित तोपें ही रखी हैं। दूसरी ओर मौजूद 7 पुनर्ता सशस्त्र युद्धपोतों की तुलना में इसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। धत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युद्धपोत एक खाली खोल से भी ज्यादा मुसीबत बनेगा। खैर, लगता है मुझे इंजन बंद ही करने पड़ेंगे। 30 सेकंड बाद एंजल युद्धपोत के इंजन बंद हो गए। दुश्मन के जासूसी उपग्रह द्वारा ये पता चलने के बाद कि एंजल ने अपने इंजन बंद कर दिए हैं, वह इस दिशा में बढ़ने लगा। इस समय सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक साधारण सा दिखने वाला उल्कापिंड धीरे धीरे 7 युद्धपोतों की ओर उड़ रहा था। वांग हाओ खुद उल्कापिंड के पीछे छिप गया, अपनी उपस्थिति छुपाते हुए, और धीरे धीरे मुख्य युद्धपोतों में से एक की ओर उड़ गया। उल्कापिंड का व्यास 3 मीटर से कम था और उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी थी, इसलिए इसने स्थानीय निगरानी प्रणाली का ध्यान आकर्षित नहीं किया। सामान्यतः ऐसे छोटे उल्कापिंड युद्धपोत की बाहरी सुरक्षात्मक ढाल और बल क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं और युद्धपोत की सतह को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि जब उल्कापिंड रक्षात्मक कवच के संपर्क में आया तो वह अचानक काली लपटों में बदल गया। ये काली ज्वाला ही थी जिसने रक्षा कवच में तेजी से एक बड़ा छेद कर दिया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उल्कापिंड युद्धपोत की ओर गिरने लगा। उल्कापिंड की आड़ लेते हुए वांग हाओ मुख्य युद्धपोत पर चढ़ गया। वांग हाओ ने बिना किसी खास प्रयास के गश्त कर रहे एक सैनिक को मार डाला, वर्दी पहनी और बेखौफ होकर दुश्मन की सेना में घुसपैठ कर ली। इसके बाद अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करते हुए वांग हाओ ने सफलतापूर्वक ब्रिज कमांड रूम का पता लगाया और पूरे बेड़े के कमांडर इन चीफ फ्रांसिस से मुलाकात की। वांग हाओ के उल्कापिंड के रूप में भेस बदलने से लेकर फ्रांसिस से मिलने तक की पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से भी कम समय लगा। फ्रांसिस अपनी जीत का आनंद ले रहा था, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा करीब आ रहा है। हालांकि संकट के प्रति सतर्कता बरतते हुए फ्रांसिस को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और कमांड रूम में एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। नौसेना कमान के नियमों के अनुसार कनिष्ठ अधिकारियों सहित कोई भी सैनिक सर्वोच्च कमांडर की अनुमति के बिना कमान कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सैन्य कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? गार्डों, इसे पकड़ो! फ्रांसिस ने अपरिचित रंगरूट पर चिल्लाया।
हालांकि काफी देर तक एक भी गार्ड आगे नहीं आया। वांग हाओ मुस्कुराया और बोला, चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे सभी गार्डों और गुंडों का काम तमाम कर दिया है। तुम झाओशान आखिर हो कौन? तुम्हें क्या चाहिए? फ्रांसिस पसीने से तरबतर हो गया था और अपनी बंदूक निकालने के लिए तैयार था। वांग हाओ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। आदरणीय मेजर जनरल, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं स्थिर खड़ा रहता और हिलता भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आप टूटी हुई बंदूक से 9 सितारा योद्धा का सामना कर सकते हैं? तुम मेरे युद्धपोत में कैसे घुस गए? क्या तुमने पहले ही आत्मसमर्पण नहीं कर दिया था? फ्रांसिस ने वांग हाओ को पहचान लिया और उसके चेहरे पर घोर हैरानी के भाव थे। क्या यह मुश्किल है? वांग हाओ ने एक हाथ में बेहोश किए गए सैनिक को फ्रांसिस के सामने फेंक दिया। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, कमीने, मुझे नकाबपोश लोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें चाकू और बंदूक का सहारा लेना ही था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ्रांसिस के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। वह वांग हाओ की ताकत को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। तुम क्या चाहते हो? तुम भी आकाशगंगा से हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं संघ का एक उच्च पदस्थ सेनापति हूँ। तुम मुझे छू नहीं सकते, वरना तुम पूरी आकाशगंगा के खिलाफ जाओगे। F23 स्टॉप्ड अध्याय 686 हथियार प्रणालियों में संशोधन। वांग हाओ ने इस तरह के व्यक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही पूरी आकाशगंगा का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? 7 सितारा विशेषज्ञ जितनी ताकत रखने वाला एक मामूली मस्खरा इस सैन्य वर्दी के लायक नहीं है। इतने उत्तम कपड़े की क्या बर्बादी है? ये तो ऐसा है जैसे कोई मेढक की खाल पहनकर मेढक राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा हो। ये हास्यास्पद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक संघीय अधिकारी का अपमान करने की? खैर, तुमने संघीय कानून तोड़ा है। तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे। नहीं, तुम वहां अपनी बाकी जिंदगी का आनंद लोगे। हा हा हा, फ्रांसिस जोर से हंसा। इस समय उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था और वह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। उसका रवैया अब भी श्रेष्ठता का था। उसे यह नहीं पता था कि वांग हाओ के सामने वो पूंछ हिलाते हुए पालतू कुत्ते के बराबर भी नहीं था। ऐसे लोग बचपन से ही अहंकारी होते हैं, दूसरों की राय की परवाह नहीं करते और अपना पूरा जीवन आत्मा भोग में व्यतीत करते हैं। इसलिए अचानक तूफान का सामना करने के बाद यह एक नाजुक छोटी नाव की तरह है जो किसी भी क्षण पलट सकती है। बेवकूफ! वांग हाओ ने अपना पैर उठाया और दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर लात मार दी। धमाका टिल्ड। फ्रांसिस पीछे की ओर गिर पड़ा। उसे ये भी पता नहीं चला कि वांग हाओ ने उसे कैसे लात मारी और वह जमीन पर जा गिरा। वांग हाओ ने लात मारते ही उसे रोक लिया, जिससे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर केवल उसके जूते के आकार का निशान रह गया। अगर वह समय पर नहीं रुकता तो शायद वह लात प्रतिद्वंदी का सिर चकनाचूर करने के लिए काफी होती। वांग हाओ ने फ्रांसिस को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसका चेहरा तुरंत सुअर की किडनी की तरह सूज गया, जिस पर एक चमकदार लाल जूते का निशान विशेष रूप से दिखाई दे रहा था। वांग हाओ की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद फ्रांसिस, जो उससे मुकाबला करने की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था, अंततः अपना सिर झुका लिया। मेरे स्वामी, मुझे बख्श दीजिए। मेरे स्वामी, मुझे बख्श दीजिए। फ्रांसिस ने तुरंत चावल चुगती मुर्गी की तरह प्रणाम किया। मैं आकाशगंगा में रहने वाले तुम्हारे साथी मनुष्यों के प्रति सहानुभूति रखते हुए तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हालांकि तुम मृत्युदंड से तो बच जाओगे, पर सजा से नहीं बच पाओगे। वांग हाओ द्वारा उसे दंडित किए जाने की बात सुनकर फ्रांसिस के चेहरे पर तुरंत ही बहुत भय के भाव आ गए। वांग हाओ ने एक शरारती मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें यह अनुभव कराऊं कि एक अंतरतारकीय घुमक्कड़ होना कैसा होता है? इतना कहने के बाद वांग हाओ ने ठंडी हंसी हंसी। इसके बाद उसने फ्रांसिस को मजबूर किया कि वह अपने आदमियों को तैनात किए गए सभी टॉर्पीडो को बंद करने का आदेश दे और फिर युद्धपोतों के सभी इंजनों को आत्मविनाश करने का आदेश दिया।
बिना इंजन वाला अंतरिक्ष यान उल्कापिंड की तरह ब्रह्मांड में दिशाहीन होकर भटकता रहता है। अगर भोजन खत्म होने से पहले उसे बचाया नहीं गया तो वह अंतहीन ठंड और भूख में भूख और दम घुटकर मर जाएगा। इस तरह की सजा प्रत्यक्ष हत्या से भी अधिक क्रूर है। हालांकि मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने 7 युद्धपोतों की ऊर्जा आपूर्ति बंद नहीं की। जनरल, अब हम क्या करें? हमारे युद्धपोत का इंजन खराब हो गया है और हम एक सुनसान क्षुद्रग्रह क्षेत्र में फंस गए हैं। फ्रांसिस का चेहरा पीला पड़ गया था। वह स्क्रीन पर धीरे धीरे दूर जाते सुनहरे युद्धपोत को टकटकी लगाकर देख रहा था और दांत पीसते हुए बोला, आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? किसी को बुलाकर इसे ठीक करवाएं। सब बेवकूफ हैं। अत्यंत दुखी होकर सहायक अधिकारी ने आगे कहा, इंजन को इतना नुकसान हुआ है कि उसकी मरम्मत संभव नहीं। उस स्वामी को इंजन की संरचना की अच्छी जानकारी थी। उसने हमें इंजन के सबसे महत्वपूर्ण पावर रिएक्टर को नष्ट करने का आदेश दिया। इन जहाज़ों की मरम्मत तब तक नहीं हो सकती जब तक इन्हें कारखाने में वापस न भेजा जाए। क्या मैं तुम जैसे निकम्मों को रखकर खाना बर्बाद कर रहा हूँ? तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी से सेना से संपर्क करो और उन्हें मुझे लेने के लिए किसी को भेजने को कहो। तुम सब बेकार के लोग हो। लेकिन हम लोहे के उल्कापिंडों से घिरे हुए हैं और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। हमारे संकट संकेत 5 प्रकाश वर्ष दूर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या भागने वाले जहाज़ों और परिवहन जहाज़ों का क्या हुआ? बचने वाले जहाज केवल छोटी दूरी की यात्रा ही कर सकते हैं और इस उल्कापिंड समूह को पार करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। निकटतम प्रशासनिक ग्रह तक पहुंचना तो दूर की बात है। सभी परिवहन जहाज़ों पर उस स्वामी ने कब्जा कर लिया है और साथ ही 7 युद्धपोतों पर मौजूद सभी अतिरिक्त हथियार प्रणालियां और गोला बारूद भंडार भी उतार लिए गए हैं। खांसी, धिक्कार है, ये बिल्कुल धिक्कार है। उद्धरण चिन्ह। फ्रांसिस ने अपनी छाती पिटी और पैर पटके। उसका खून खौल उठा और वह मुंह भरकर खून थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। वह इतना क्रोधित था कि उसने खून की उल्टी कर दी। इन छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के बाद वांग हाओ विभिन्न युद्धपोत हथियार प्रणालियों और गोला बारूद से भरे 700 परिवहन जहाज़ों के साथ एंजल पर लौट आया। एंजल युद्धपोत पर लौटने के बाद वांग हाओ ने तुरंत शियाओ जिन को निर्देश दिया कि इंजीनियरिंग रोबोट एंजल के पहले से मौजूद हथियारों पर सभी हथियारों को लैस कर दें। इसी बीच एंजल लगातार आगे बढ़ती रही। एंजल में 30,000 छोटे इंजीनियरिंग रोबोट और 150,000 रखरखाव रोबोट हैं, जो मुख्य रूप से आंतरिक खराबी की मरम्मत, युद्धपोत में संशोधन और मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं। एक दिन बाद 700 परिवहन जहाज़ों से सभी हथियार और उपकरण एंजल पर स्थापित कर दिए गए। इन हथियार प्रणालियों के लिए जगह बनाने के लिए संपूर्ण एंजल श्रेणी के युद्धपोत का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण किया गया। आवश्यक भंडारण गोदामों और हैंगरों के अलावा लगभग सभी आवासीय क्षेत्र आबाद थे। गलियारा घने केबल नेटवर्क से भरा हुआ था, मानो कोई जंगल हो, और वहां व्यस्त इंजीनियरिंग रोबोट काम कर रहे थे। इन हथियार प्रणालियों के ठीक से काम करने के लिए पूरे युद्धपोत की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली में संशोधन करना आवश्यक है। पहली शर्त यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष यान अपनी अधिकतम गति बनाए रख सके, इसलिए वांग हाओ ने युद्धपोत की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली में एक जबरदस्त बदलाव करने का फैसला किया। सबसे पहले सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाले ग्रेविटी जनरेटर को बंद कर दिया गया। फिर कॉकपिट को छोड़कर सभी केबिनों में एयर कंडीशनिंग और अन्य एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद कर दिए गए। इसके बाद अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद सभी मनोरंजन सुविधाओं को पैक करके अंतरिक्ष में फेंक दिया गया। बेशक उत्तम शराब और स्वादिष्ट व्यंजन वांग हाओ की नीले ड्रैगन रिंग में सुरक्षित रखे गए थे। बाकी सभी बेकार चीजें कचरे के रूप में अंतरिक्ष में फेंक दी गईं। इसके अलावा चूंकि एंजल 7 युद्धपोतों की हथियार प्रणालियों को एकीकृत करता है, इसलिए इसकी ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। केवल एंजल की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली पर निर्भर रहना सरासर असंतोषजनक है।
इसलिए वांग हाओ ने एंजल के हैंगर में मूल रूप से मौजूद लैंडिंग जहाज़ों और परिवहन जहाज़ों को ही परिवर्तित कर दिया। इन लैंडिंग जहाज़ों और परिवहन जहाज़ों के रिएक्टरों को अलग अलग करके विभिन्न स्थानों के हथियार युद्ध क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। फ्रांसिस से जब्त किए गए 700 परिवहन जहाज़ों को भी नहीं बख्शा गया। संक्षेप में कहें तो एंजल की मरम्मत का काम 3 दिन बाद पूरी तरह से पूरा हो गया था। युद्धपोत की हथियार प्रणालियां पहले से 300 गुना बेहतर हैं। विभिन्न कैलिबर की असंख्य तोपों की नालें चिमनियों की तरह एंजल के पतवार पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही थीं, जो दूर से देखने पर किसी मेढक की त्वचा पर छोटे छोटे उभारों की तरह लग रही थीं। क्योंकि यह एक अस्थायी संशोधन था, इसलिए युद्धपोत पर तोपों की नालों को इंजीनियरिंग रोबोटों द्वारा छेदों में काटा गया, फिर तोपों की नालों को अंतरिक्ष में विस्तारित किया गया और सीधे जहाज की सतह पर वेल्ड कर दिया गया। चूंकि ये स्थान निर्जन है और वायु प्रणाली बंद है, जिससे निर्वात और बाहरी अंतरिक्ष के समान भारहीन वातावरण बनता है, इसलिए संशोधन प्रक्रिया पूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करती है। F23 स्टॉप्ड अध्याय 687 अकाली ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। संशोधन के बाद एंजल पूरी तरह से एक स्टील के दानव में बदल गया है। इसका सुनहरा कवच गहरे काले रंग की तोपों से ढका हुआ था, जिससे यह एक विशालकाय तारा दानव जैसा दिखता था जो परमाणु विकिरण से दूषित होकर विकृत हो गया हो। युद्धपोत का आंतरिक भाग घने तारों के जाल से घिरा हुआ है, जैसे किसी प्राचीन जंगल में होता है, जिससे गलियारों में घूमने फिरने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बचती है। यहाँ तक कि कॉकपिट को भी 3 एस्केप कैप्सूल के रिएक्टर में स्थानांतरित कर दिया गया था और विभिन्न सघन ऊर्जा आउटपुट केबल सीधे दीवारों के माध्यम से बगल के संचार कक्ष तक जाती थीं, जिसे 750 कैलिबर थर्मल तोप में भी परिवर्तित कर दिया गया था। ये कहा जा सकता है कि वांग हाओ जिस कॉकपिट में स्थित है, जहां सीधे खड़े होने की जगह है, उसके अलावा पूरे एंजल युद्धपोत पर खड़े होने की लगभग कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और रखरखाव करने वाले रोबोटों को भी वेंटिलेशन डक्ट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ता है। 10 दिन बाद एंजल युद्धपोत आखिरकार सुपर किले पर पहुंचने ही वाला था। क्योंकि वांग हाओ को युद्धपोत से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्हें यात्रा के अंतिम चरण के लिए सीधे उड़ान भरनी पड़ी। जैसे ही वे एक अग्रिम चौकी से गुजर रहे थे, अचानक वांग हाओ के आसपास के अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दी। तभी एक खूबसूरत आकृति उसके सामने प्रकट हुई और वांग हाओ का रास्ता रोक दिया। हा वांग हाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस बार मैं तुम्हें फिर से अकेले भागने नहीं दूंगी। वहां पहुंचने वाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अकाली थी, जो पृथ्वी से आए हरे रंग के कपड़े पहने एक रहस्यमयी लड़की है। तुमने पृथ्वी से मेरा पीछा तो नहीं किया? वांग हाओ रुक गया और ब्रह्मांड में मंडराने लगा। वांग हाओ ने खुद से निर्मित एजोर स्केल आर्मर पहना हुआ था, जिसमें स्वचालित रूप से एक सुरक्षात्मक ढाल बनाने और निर्वात ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से सांस लेने की क्षमता थी। वांग हाओ को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि अकाली अंतरिक्ष में केवल हरे रंग की जालीदार पोशाक पहने हुए, बिना किसी अन्य सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे कि बाह्य वाहन गतिविधि सूट के, शालीनता से खड़ी थी। गहन निरीक्षण करने पर वांग हाओ ने पाया कि अकाली के शरीर की सतह पर एक सघन कणीय परत बन गई थी। यही परत अकाली के शरीर को ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाती थी और उसे अंतरिक्ष के कम तापमान वाले निर्वात वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम बनाती थी। पृथ्वी पर वांग हाओ अचानक बिना अलविदा कहे चला गया। अकाली वांग हाओ को न पाकर अपने संप्रदाय में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः अपने गुरु के मार्गदर्शन में अकाली विशाल किले के पास प्रतीक्षा करने चली गई। अप्रत्याशित रूप से सुपर किले के पास पहुंचते ही उनकी मुलाकात वांग हाओ से हो गई। वांग हाओ अकाली को देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ये सोचकर कि अकाली उसकी रक्षा के लिए उसके साथ है, उसे सिरदर्द होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वांग हाओ की ताकत अब अकाली की ताकत से कहीं अधिक है। ठीक उसी तरह जैसे वांग हाओ अकाली के साधना स्तर को समझने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ का चेहरा अचानक सिकुड़ गया। क्या हो रहा है?
इस लड़की की प्रगति की गति मुझसे तेज कैसे हो सकती है? पिछली बार जब हम मिले थे तब वो केवल 8वें रैंक के शिखर पर थी और इस बार वह 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गई है। इसके अलावा उसके शरीर में रक्त शक्ति बहुत प्राचीन प्रतीत होती है, मानो उसने किसी शक्तिशाली प्राचीन कुल के सर्वोच्च रक्त का वारिस हो। वांग हाओ के आश्चर्य से भरे भाव को देखकर अकाली ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, वांग हाओ, इस बार फिर से मेरा साथ मत छोड़ना। मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि जल्द ही तुम पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है और मैं तुम्हारी रक्षक बनने के लिए नियत हूँ। वांग हाओ अवाक रह गया। फिर वही बात, ये तो किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार के इजहार जैसा लग रहा है। पर क्या ये तो आमतौर पर लड़के ही लड़की से नहीं कहते? धिक्कार है, क्या वांग हाओ की किस्मत में प्यार का दुख भोगना लिखा है? किसी लड़की के मुंह से प्यार का इजहार सुनना कितना अजीब है। अपनी गलती का एहसास होते ही अकाली अचानक शर्मा गई और बोली, वांग हाओ, गलत मत समझो। मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का पालन कर रही हूँ। नई संत बनने की परीक्षा के हिस्से के रूप में तुम्हारी रक्षा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। एक बार जब मैं परीक्षा पूरी कर लूंगी और सच्ची संत बन जाऊंगी तो हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। कृपया गलत मत समझो। सच में चेहरे के भाव में इतना तेज बदलाव तो वाकई कमाल है। इससे पहले कि वांग हाओ उस खूबसूरत महिला द्वारा किए गए प्रेम प्रस्ताव से उबर पाता, अकाली ने उस पर फिर से ठंडा पानी डाल दिया। तुम्हें अपने संप्रदाय में वापस चले जाना चाहिए। ये तुम्हारे जैसी छोटी बच्ची के लिए जगह नहीं है। बाहरी युद्ध क्षेत्रों में तुम्हें हर तरह के खतरों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हारी जान किसी भी क्षण जा सकती है। अगर कुछ हो गया तो मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं होगा। इसलिए कृपया वापस चले जाओ। इसके अलावा सुपर फोर्ट्रेस में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और हीरो सिटी में भी हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वांग हाओ के शब्दों में लोगों को दूर भेजने की इच्छा का भाव था। हालांकि सरल स्वभाव वाली अकाली ने इसे जरा भी दिल पर नहीं लिया। आपका मतलब स्टार कार्ड से है? ये तो मेरे पास 9 साल की उम्र में था। मैंने 12 साल की उम्र में हीरो सिटी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया था और मैंने 3 साल बाहरी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में बिताए थे। भाई वांग हाओ, यह उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए जितना आप कह रहे हैं, है ना? क्या 12 साल की उम्र में हीरो सिटी में प्रवेश किया और 3 साल तक बाहरी युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया? धिक्कार है, ये किस तरह का संप्रदाय है? ये तो बहुत ही भयानक हैं। ये तो सचमुच राक्षस हैं। जब वांग हाओ ने अपने 12 साल के दिनों को याद किया तो वो एक साधारण अज्ञानी लड़का था जो हर दिन पढ़ाई और पैसे बचाने के लिए काम करने की उसी कठिन और व्यस्त जिंदगी को दोहराता रहता था। लेकिन उसके सामने खड़ी लड़की पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ थी जो क्षेत्र से बाहर के युद्ध क्षेत्र में अलौकिक शक्तियों के खिलाफ लड़ सकती थी और उसके दिल में तुरंत ही एक खालीपन सा छा गया। ये बात बिल्कुल सच है कि तुलना करना खुशी का दुश्मन है। हालांकि मेरी साधना का स्तर अभी 9वें दर्जे के शुरुआती चरण में ही है, जो अकाली से थोड़ा कम है, लेकिन मेरी ताकत और तुरुप के पत्ते उससे कमजोर नहीं हैं। अगर हमारी लड़ाई हुई तो मुझे 70% विश्वास है कि मैं उसे हरा सकती हूँ। वांग हाओ ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और उसके चेहरे पर फिर से दृढ़ भाव आ गए। ... दोनों के एक साथ हीरो सिटी में प्रवेश करने के बाद वांग हाओ पहले पहचान सत्यापन पूरा करने के लिए पंजीकरण हॉल में गया और फिर गैलेक्सी टीम में शामिल होने के लिए अकाली का आवेदन जमा किया। उन्हें पता चला कि वांग हाओ अभी भी जीवित है। टीम गैलेक्सी के सदस्य बेहद खुश थे। पिछले मिशन के दौरान जब समूह अलग हो गया तो नामी वांग हाओ को बचाने के लिए वापस जाना चाहती थी, लेकिन डू सानियांग ने उसे बेहोश कर दिया और अंतरिक्ष यान से बांध दिया। इसी वजह से वांग हाओ के गायब होने के बाद से पिछले 2 हफ्तों में नामी और डू सानियांग के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण रहे हैं। हीरो सिटी लौटते ही वांग हाओ को ऐसा लगा मानो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। जब वांग हाओ चुपचाप हीरो सिटी के भूमिगत 4000वें तल पर गैलेक्सी टीम के घर में प्रकट हुआ
तो वहां मौजूद सभी लोग लंबे समय तक स्तब्ध होकर मूर्तियों की तरह खड़े रहे। नामी की आंखों में आंसू भर आए और उसने सबसे पहले वांग हाओ की आकृति देखी। भाई वांग हाओ, शुक्र है आप अभी भी जीवित हैं। ये बहुत अच्छा है। नामी को लगा था कि वह भाई वांग हाओ को फिर कभी नहीं देख पाएगी। शुक्र है। नामी रॉकेट की तरह वांग हाओ की बाहों में दौड़ पड़ी। इसी क्षण नामी ने वांग हाओ के बगल में खड़ी एक अजीब बुजुर्ग महिला को देखा और वह कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। F23 स्टॉप्ड अध्याय 688 हीरो सिटी में वापसी। ये महिला कौन है? ये भाई वांग हाओ के साथ क्यों है? नामी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, अकाली की छाती का ध्यान से निरीक्षण किया, फिर अपनी छाती की ओर देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, मेरी छाती तो बड़ी है। नामी को अचानक कुछ करने की तीव्र इच्छा हुई और उसकी प्रबल अंतर्ज्ञान शक्ति ने उसे सहज रूप से अकाली के प्रति शत्रुतापूर्ण भावना महसूस करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर अकाली हमेशा की तरह अलग थलग रही और वांग हाओ के साथ अकेले होने पर ही अपनी चंचल और आकर्षक लड़की जैसी अदाओं को प्रकट करती थी। जी हाँ वांग हाओ, जल्दी करो और इस युवती का हमसे परिचय कराओ। डू सानियांग भी बोली, ऐसा लग रहा था कि वो नई बहन में काफी दिलचस्पी ले रही थी। जी हाँ बॉस, जल्दी करो और उसका परिचय कराओ। ही ली पेंग ने बीच में कहा। सभी के उत्साह के बावजूद वांग हाओ शांत और संयमित रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि परिवार और दोस्तों के साथ होने का यही सच्चा एहसास है। वांग हाओ ने इस सुखद अनुभूति का भरपूर आनंद लिया। इसका नाम अकाली है और यह हमारी गैलेक्टिक टीम की सबसे नई सदस्य होगी। ये वाइस कैप्टन डू सान नियांग हैं और ये कियांगे, ले पेंग, मू किंग और नामी हैं। सभी को नमस्कार। अकाली की आवाज़ थोड़ी सख्त थी, मानो उसे भीड़ भाड़ वाली जगहें पसंद न हो और लोगों से बातचीत करने में वो उतनी अच्छी न हो। वो कुछ ही लोगों को अच्छे से जान पाती थी। बॉस, पिछले 2 हफ्तों में हम सभी ने आपको बहुत याद किया। खासकर नामी, वो हर दिन रोती थी और तीसरी बहन से अपनी दोस्ती लगभग तोड़ ही चुकी थी। शुक्र है कि आप समय पर वापस आ गए, वरना अफसोस दोनों बूढ़ी महिलाओं के बीच फिर से शीत युद्ध छिड़ जाता। ली पेंग ने अपनी बात पर काबू न रख पाने के कारण कहा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने वे शब्द कहे, उसे उन 2 खूबसूरत महिलाओं की जानलेवा निगाहों का सामना करना पड़ा। खांसी, मुझसे गलती हो गई। तीसरी बहन, नामी बहन, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, आप दोनों देवियां। ली पेंग ने हार मान ली। वो शुरू से ही तीसरी बहन को हरा नहीं पाया था और अब उसने जलपरी बहन को नाराज कर दिया था। हाल ही में नामी की जादुई शक्ति देखने के बाद ली पेंग नामी को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग हाओ आज वापस आ गया और अपनी उत्तेजना में उसने बिना सोचे समझे बोल दिया और एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। हालांकि वांग हाओ की मौजूदगी में डू सान नियांग और नामी, दोनों सुंदरियां, ली पेंग को सबक नहीं सिखा सकीं। दोनों सुंदरियों ने केवल ली पेंग को घूरकर अपना गुस्सा निकाला। उन 2 सुंदरियों की निगाहों के हमले के बाद ली पेंग को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को चीरकर निकाल लिया गया हो। वह थका हुआ, बेजान और पसीने से तरबतर था। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए मू किंग चुप रही और ली पेंग को गर्व भरी निगाहों से देखती रही। दूसरी ओर कियांगे की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। इस दौरान वांग हाओ की निरंतर उपस्थिति ने उसके लड़ने के जज्बे को कम कर दिया था। वह उदास हो गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था और उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, जिससे वह काफी बुरा दिखने लगा था। वांग हाओ को दोबारा देखकर कियांगे के सीने में जल रही लौ फिर से प्रज्वलित हो गई और उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा फिर से जागृत हो गया। हालांकि कियांगे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वह सबसे सीधा सादा व्यक्ति है और उसके सारे शब्द उसके चेहरे पर झलकते हैं। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ लिया जाता है। यह एक बूढ़े आदमी का वादा है और उससे भी बढ़कर एक ईमानदार और सीधे सादे सैनिक के लिए अपनी आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने का यही एकमात्र तरीका है। संक्षिप्त मुलाकात के बाद सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।
कैप्टन, पिछले मिशन में हमारी गैलेक्सी टीम ने समय रहते इविल स्टार सोल का पता लगाकर उसकी सूचना दी, इसलिए उच्च अधिकारियों ने हमें विशेष पुरस्कार दिया। पिछले आधे महीने से आपकी मदद से हमारी गैलेक्सी टीम ने 2 और मिशन पूरे किए हैं। हमारे पिछले अंकों के साथ हमारी गैलेक्सी टीम ने आखिरकार रैंकिंग में सबसे नीचे से ऊपर उठकर स्टार टीम लीडरबोर्ड पर 37,689वां स्थान हासिल कर लिया है। 1 महीने से भी कम समय में रैंकिंग में 2,200 से अधिक स्थानों का सुधार हुआ। सुधार की इतनी तेज गति की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गैलेक्सी टीम के चारों अनुभवी खिलाड़ी विशेष रूप से भावुक हो गए थे। एक समय था जब किसने सोचा होगा कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाली टीम आज गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सकती है। ये सभी बदलाव वांग हाओ के शामिल होने की वजह से हुए हैं। इविल स्टार सोल की खोज के कारण गैलेक्सी टीम को अतिरिक्त 100,000 टीम युद्ध योग्यताएं प्राप्त हुई, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 20,000 युद्ध योग्यताएं मिलीं। दुष्ट तारा आत्माओं के रूप में जानी जाने वाली भयानक बुरी आत्माएं ब्रह्मांड के इतिहास से लंबे समय से अनुपस्थित हैं, यहाँ तक कि प्राचीन काल में और उससे भी बहुत पहले। फिएंड स्टार सोल का अस्तित्व एक वर्जित विषय है। जब भी किसी ब्रह्मांड में किसी तांत्रिक आत्मा का जन्म होता है, तो उसके साथ ही ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से का विनाश भी हो जाता है। स्टार सोल जाति मूल रूप से ग्रहों के केंद्र में रहने वाले जीव थे। उनका जन्म ग्रहों के साथ ही हुआ था और ग्रहों के विकास के साथ साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और जीवन का एक समृद्ध ताना बाना बुना गया। मूल रूप से ये जीवन की भावना का प्रतीक था, जो समृद्धि और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि जब एक स्टार सोल जीवन मरण के संकट का सामना करता है और एक दुष्ट, द्वेषपूर्ण स्टार सोल में परिवर्तित हो जाता है, तो एक नाटकीय उलटफेर होता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुष्ट प्राणी बनने के लिए मृत्यु के करीब पहुंचने की यादों से प्रेरित होकर दुष्ट तारा आत्मा अपने जन्म के ग्रह से मुक्त होते ही उस ग्रह पर मौजूद सभी जीवन को तुरंत भस्म कर देती है, फिर उसे नष्ट कर देती है और एक पुनर्ता दुष्ट आत्मा में परिवर्तित हो जाती है जो ब्रह्मांड में विचरण करती है। जब भी उसका सामना किसी जीवनयुक्त ग्रह से होता है, वह उस ग्रह पर मौजूद सभी जीवन को बेरहमी से भस्म कर देती है और उसमें मौजूद तारा आत्माओं को अपने भीतर समाहित करके स्वयं को मजबूत बनाती है। एक बार जब किसी ग्रह की आत्मा को निगल लिया जाता है, तो वह ग्रह अपनी जीवन शक्ति पूरी तरह से खो देता है, किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और एक मृत तारे में बदल जाता है। एक द्वेषपूर्ण तारा आत्मा का जन्म बहुत कम समय में एक तारामंडल या यहाँ तक कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड को भी मृत्यु के ब्रह्मांड में पूरी तरह से बदल सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने के बाद न तो किसी जीवन का जन्म होगा और न ही किसी जीवन के जीवित रहने के लिए कोई उपयुक्त वातावरण बचेगा। दरअसल घृणित तारा आत्मा की बुराई के कारण ब्रह्मांड के इतिहास में जब भी कोई घृणित तारा आत्मा जन्म लेती है, तो सभी जातियां, चाहे उनकी शक्ति कितनी भी हो, सबसे पहले उसे समाप्त करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। अन्यथा यदि हम इसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने देंगे, तो इसके साथ साथ पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। 3 दिन बाद वांग हाओ ने एक बार फिर गैलेक्सी टीम का नेतृत्व करते हुए बाह्य क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए वांग हाओ ने इस बार रवाना होने से पहले विशेष रूप से एक उच्च श्रेणी का रून युद्धपोत खरीदा। इस युद्धपोत ने मूल गैलेक्सी युद्धपोत का स्थान लिया। ये रून युक्त युद्धपोत एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त हुआ था। युद्धपोत की मूल संरचना का अधिकांश भाग अच्छी तरह से संरक्षित था, केवल कुछ हिस्से ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। मरम्मत के बाद इसे हीरो सिटी के बाजार में पुनः बिक्री के लिए रखा गया। सभी की सर्वसम्मत मांग पर युद्धपोत का नाम विजयी वापसी रखा गया, आंशिक रूप से वांग हाओ के जीवित बचने का जश्न मनाने के लिए और आंशिक रूप से इस उम्मीद को व्यक्त करने के लिए कि गैलेक्टिक टीम विजयी होकर लौटेगी। ट्रायम्फ अंतरिक्ष यान 5000 मीटर लंबा, 2000 मीटर चौड़ा और 1200 मीटर ऊंचा है और इसका समग्र आकार कुछ हद तक एक चपटे डिब्बे जैसा है। इसकी अधिकतम गति 20,000 प्रकाश वर्ष तक पहुंच सकती है और इसकी अधिकतम छलांग दूरी 10 ट्रिलियन प्रकाश वर्ष तक पहुंच सकती है।
ये लगभग पूरे अल्फा ब्रह्मांड को एक ही बार में पार कर सकता है। हालांकि ऊर्जा खानों की भयावह खपत के कारण इस तरह की सैद्धांतिक छलांग दूरी हासिल करना बिल्कुल असंभव है, जब तक कि कोई ऊर्जा का ऐसा स्रोत प्राप्त न कर ले जो ऊर्जा खानों की तुलना में अरबों गुना अधिक भयावह हो। अन्यथा सैद्धांतिक रूप से अधिकतम छलांग दूरी हासिल करना असंभव होगा। F23 स्टॉप्ड अध्याय 689 एल्डर मूसुई का अनुरोध। हीरो सिटी 99वें स्थान पर फायर हैमर टीम नी शिंगहुन की घटना के अलावा हाल ही में सबसे चर्चित खबर यह है कि फायर हैमर टीम में शामिल एक नए खिलाड़ी ने मूल कप्तान को हराकर 1 महीने से भी कम समय में कप्तान का पद संभाल लिया। इस बैच में सबसे कम समय में टीम कप्तान बनने वाले नवागंतुक बनिए, और यह अभिमानी नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि नियू गाओ है, जो बुल क्लैन के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। हालांकि हीरो सिटी के सभी 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं को जिस बात से अनजान रखा गया था वो ये थी कि यह मिनोटॉर योद्धा, जो बिल्कुल नियू गाओ जैसा दिखता था, वास्तव में नियू गाओ था ही नहीं। कप्तान को सूचना देते हुए वांग हाओ हीरो सिटी लौट आया है। ठीक है, तुम लोग नीचे जाओ और गैलेक्सी स्क्वाड की हर गतिविधि पर नजर रखो। दोनों मिनोटॉर योद्धा कांपते हुए कमरे से बाहर निकल गए। नियूएर, हमारे बॉस को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे वो अचानक से बिल्कुल अलग इंसान बन गए हों। नियूवू, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी लगता है कि इस बार लौटने के बाद से हमारे बॉस पूरी तरह बदल गए हैं। शायद गैलेक्सी टीम के उस लड़के से अपमानित होने के बाद उन्होंने अपनी आदतें सुधार ली हैं। अरे बेवकूफ़, इसे ही तो नई शुरुआत करना कहते हैं। ठीक है, बकवास। ये तो साफ तौर पर दोबारा गाय बनाए जाने के बारे में है। 2 मिनोटॉर योद्धाओं के बीच मतभेद होने पर लड़ाई शुरू हो गई। ... ट्रायम्फ युद्धपोत खरीदने के बाद वांग हाओ ने एक बार फिर पूरे युद्धपोत में एक सनकी संशोधन किया। इंजन में पहले किए गए संशोधनों से सबक लेते हुए वांग हाओ के इस बार के संशोधन और भी अधिक व्यापक और भी अधिक चौंकाने वाले थे। हालांकि ट्रायम्फ रून युद्धपोत के छोटे आकार ने वांग हाओ के प्रदर्शन को सीमित कर दिया। अन्यथा वांग हाओ इस ट्रायम्फ युद्धपोत पर एक पूरी स्टार डिस्ट्रॉयर तोप स्थापित करना पसंद करता। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रह को नष्ट करने वाली तोप का एक ही गोला किसी ग्रह को नष्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि एक तारा स्तरीय विशेषज्ञ भी ग्रह को नष्ट करने वाली तोप की शक्ति से पल भर में नष्ट हो जाएगा। नवीनीकरण के बाद ट्रायम्फ युद्धपोत में गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष और 7 एकल छात्रावासों को छोड़कर शेष सारा स्थान विभिन्न हथियार प्रणालियों से पूरी तरह भर गया था। यहाँ तक कि खाद्य भंडारण के लिए बने गोदामों को भी रद्द कर दिया गया और सभी का भोजन इसके बजाय उनके स्थानिक छल्लों में संग्रहित किया गया। वांग हाओ ने युद्धपोत के पूरे ढांचे का पुनर्निर्माण किया और उस पर 3 परतों में रक्षात्मक प्रतीकों की नक्काशी की। रक्षात्मक ढाल की ऊर्जा श्रृंखला को 3 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे ढाल की समग्र रक्षात्मक क्षमता 10 गुना बढ़ गई। सबसे कठिन काम इंजन में बदलाव करना था। हीरो सिटी में विभिन्न सामग्रियों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वांग हाओ ने इंजन को लगभग पूरी तरह से खोलकर फिर से एक नया इंजन तैयार किया। वांग हाओ ने प्राचीन प्रतीकों को त्याग दिया और गोल्डन ड्रैगन युद्धपोत के इंजन प्रतीक सरणी के अनुसार उन्हें पूरी तरह से पुनः उत्कीर्ण किया। ये कहा जा सकता है कि वांग हाओ द्वारा पुनर्निर्मित ट्रायम्फ युद्धपोत पिछले गोल्डन ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली है। विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने की इसकी क्षमता गोल्डन ड्रैगन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। ये गुरुत्वाकर्षण बल से कम 1000 गुना अधिक बल सहन कर सकता है और फिर भी सुरक्षित बच निकल सकता है। सभी संकेतक जिनलोन के संकेतकों से खराब नहीं हैं। ... ट्रायम्फ युद्धपोत के संपूर्ण रूपांतरण में 3 दिन और 3 रातें लगी, जिसके दौरान सभी लोग सचेत रूप से एजोर ड्रैगन स्पेस में साधना करने के लिए रुके रहे। हालांकि अकाली पूरे समय वांग हाओ के साथ ही रही, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वे वांग हाओ के साथ तब भी रहते थे जब वह सो रहा होता था, खाना खा रहा होता था या शौचालय का उपयोग कर रहा होता था। इस बार की तरह
अकाली वांग हाओ की रक्षा करने और एक जिम्मेदार अभिभावक बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछली बार वांग हाओ से संपर्क टूटने की घटना को दोहराने से बचने के लिए अकाली इस बार पूरी कोशिश कर रही है। हीरो सिटी मिशन हॉल। जब वांग हाओ दोबारा इस परिचित स्थान पर पहुंचा तो गेट से अंदर कदम रखते ही उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने रोक लिया जो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। सफेद बालों वाला वह बूढ़ा व्यक्ति उम्रदराज और दुर्बल था, लेकिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर था। उसकी गहरी आंखें बाज जैसी थीं और उसने भीड़ में वांग हाओ को तुरंत पहचान लिया। इससे भी अधिक अतिरंजित रूप से उसने एक ही कदम उठाया, सैकड़ों 9वें स्तर के विशेषज्ञों को पार करते हुए और कई 100 मीटर की दूरी तय करते हुए सीधे वांग हाओ के सामने प्रकट हुआ। ये पैरों की चाल की एक अत्यंत परिष्कृत तकनीक है जिसमें गहन स्थानिक रहस्य समाहित हैं। जब बूढ़ा व्यक्ति वांग हाओ के सामने खड़ा हुआ तो उसने एक अज्ञात काले पेड़ की जड़ से बनी अजगर के सिर वाली छड़ी को आगे बढ़ाया और उसे वांग हाओ के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। वरिष्ठ, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। उसे बूढ़े व्यक्ति से कोई दुर्भावना नहीं दिखी, इसलिए उसने कोई हरकत नहीं की। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी त्वचा संतरे के छिलके जैसी थी, गहरी झुर्रियों से ढकी हुई थी और उसके बाल बहुत कम थे। अजीब बात यह थी कि उसके सिर के ऊपर से 2 सूखी शाखाएं या 2 छिलके वाली पेड़ की जड़ें उगती हुई प्रतीत हो रही थीं। दूर से देखने पर वे 2 मूंगे या 2 अजगर के सींगों जैसी लग रही थीं। हालांकि वांग हाओ को पूरा यकीन था कि वे सचमुच लकड़ी के 2 टुकड़े थे। ड्रैगन के सींग तो बिल्कुल नहीं थे। हे नन्हे से, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम ही हो वो किमियागर जिसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली बनाई थी, है ना? जब अचानक ये सवाल पूछा गया तो वांग हाओ का चेहरा संदेह से भर गया, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि बूढ़े व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं था, उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह दुर्भावनापूर्ण नहीं था। इसके बाद वांग हाओ ने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, मैंने कर दिखाया। बुजुर्ग साहब, क्या आप दवा खरीदना चाहेंगे? वांग हाओ ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मू सुई है और मैं मू लिंग कुल का एक बुजुर्ग हूँ। 6 महीने पहले मुझे संयोगवश एक मज्जा शुद्धिकरण गोली मिली। इसे चखने के बाद मैंने पाया कि इसके औषधीय प्रभाव बहुत ही असाधारण हैं। मैं आपसे विशेष रूप से 2 कारणों से मिलने आया हूँ। पहला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस चमत्कारी गोली को बनाने वाला रसायनज्ञ कौन था। दूसरा, मुझे आपसे एक मदद भी चाहिए। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाकर उत्सुकता से पूछा। ओह, कृपया बेझिझक बोलिए महोदय। जब तक यह मेरे बस में है, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। वांग हाओ ने कुछ विनम्रता भरे शब्द कहे, लेकिन सच कहे तो वह वास्तव में ऐसी बनावटी बातें नहीं कहना चाहता था, बस परिस्थितियां उसे वही करने के लिए मजबूर कर रही थी जो उसे कहा गया था। इस बूढ़े व्यक्ति से निकलने वाले हल्के दबाव और आभा को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि झाओयाओं का सामना करना उसकी क्षमता से कहीं अधिक था, उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी। जहाँ तक उसकी साधना के स्तर की बात है, वांग हाओ भी नहीं बता सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर अपने साधना स्तर को छिपाया। वांग हाओ को स्वाभाविक रूप से इतने कुशल बुजुर्ग के प्रति श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। वैसे मेरा आपकी मानव जाति से काफी गहरा संबंध है। आपने जो गोलियां बनाई वे मैंने एक ऐसे युवक से खरीदी थी जिसे मैं लंबे समय से जानता हूँ। उस समय मैंने सिर्फ जिज्ञासावश ही अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली खरीदी थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह गोली मेरे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों का 100 करोड़वां हिस्सा बाहर निकाल देगी। सच कहूँ तो जब मैं छोटा था तब मैं एक प्राचीन औषधि संप्रदाय के खंडहर में चला गया और गलती से एक अजीब जहर से संक्रमित हो गया। ये जहर तब से मेरे शरीर में मौजूद है, जिससे मुझे जीवन भर असहनीय पीड़ा होती रही है। मैंने सैकड़ों वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड में इसका इलाज खोजा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जहर के जमाव के कारण मेरी साधना का स्तर भी धीरे धीरे कम होता गया। अपनी प्रतिभा के बल पर मुझे अब तक अमर शक्ति के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था,
लेकिन इस अजीब जहर के कारण मैंने कोई प्रगति नहीं की और इसके बजाय पूरी तरह से नीचे गिर गया हूँ। 0 B क्यूब स्टॉप्ड।